दोस्तों, कभी कभी हम इतिहास की किताबों में दबे वो नाम जिन्हें हमने बस कुछ लाइनें पढ़कर भुला दिया, वो नाम अचानक एक तूफान बनकर सामने आते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उस आदमी की जिसे उसके समय ने गलत समझा, जिसे उसके इरादों से नहीं बल्कि उसके हालातों ने खलनायक बना दिया और जिसे हम आज जानते हैं धुरंधर। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस विशाल कहानी में हम उतरने वाले हैं उस रहस्य से भरी दुनिया में जहाँ महत्वाकांक्षा, राजनीति, युद्ध, धोखा, वैभव, प्रेम और पतन सब एक ही धागे में बंधे हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है कि सत्ता का खेल कभी किसी का नहीं होता। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं धुरंधर 2025 की पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन एक महाकाव्य की तरह। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वीडियो के अंत तक आप इस किरदार को भूल नहीं पाएंगे। तो धुरंधर की कहानी एक काल्पनिक साम्राज्य अवर्त से शुरू होती है। एक ऐसा राज्य जहाँ ऊंची पत्थरों से बनी दीवारें, धान के खेतों के बीच फैले गांव, चमकते बाजा, तलवारों की खनक हर जगह सुनाई देती है। अवर्त 3 हिस्सों में बटा था। उत्तर प्रांत थालवन पहाड़ों और युद्धक जातियों का इलाका, दक्षिण प्रांत मिरिहर व्यापार, धन और राजनीति का केंद्र, तीसरा मध्य राजधानी अवधि स्थल, राजा, न्यायालय और सेना का केंद्रीय हिस्सा। तो यह राज्य बाहर से मजबूत दिखता था पर अंदर ही अंदर राजनीतिक दरारों से टूट रहा था। मंत्री आपस में लड़ रहे थे। भारी राजाओं की नजरें अवर्त की सीमा पर थी और जनता महंगाई और अन्याय से परेशान थी। और इन्हीं परिस्थितियों में एक नाम थी जिससे उभर रहा था धुरंधर। वो एक साधारण परिवार से आया था, पर उसकी बुद्धि, नेतृत्व और तलवारबाजी ने उसे बाकी सबसे अलग कर दिया। वो सैनिक था, फिर सरदार बना, फिर राजा के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में शामिल हो गया। लेकिन भरोसा सबसे नाजुक धागा होता है। धुरंधर बचपन में अक्सर अपनी माँ से सुना करता था कि बेटा, इस दुनिया में 2 ही लोग सफल होते हैं, एक वो जो ये मान ले कि किस्मत उसके साथ है, और दूसरा वो जो किस्मत से लड़कर अपने लिए काम करता है। धुरंधर ने दूसरी राह चुनी। उसके पिता गांव के लोहार थे, खुरदरे हाथ, मेहनत से कसी हुई मांसपेशियां और बोल कम, काम ज़्यादा। उन्होंने धुरंधर को 3 चीज़ें सिखाई। पहली, अगर तलवार चमकानी है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी, किसी को हरा दो तो उसकी आंखों में देखकर उठने का मौका दो। तीसरी, कभी किसी का कर्ज मत लो, न पैसा न एहसान। लेकिन धुरंधर बड़ा होते होते समझ गया कि सत्ता का खेल इन 3 नियमों से नहीं चलता। वहाँ धोखा एक हथियार है, चुप्पी एक ढाल है और रिश्ते मोहरे हैं। यहीं से उसके भीतर एक ठंडी महत्वाकांक्षा उभरने लगी, राज्य की कमान अपने हाथों में लेने की। राज्य में एक दिन ऐसा हमला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उत्तरी सीमा पर पड़ोसी राज्य वासुरंग ने अचानक धावा बोल दिया। राजा की सेना बिखरने लगी, किले के दरवाजे टूटने लगे, कमांडरों ने हार मान ली। लेकिन तभी एक युवा योद्धा सामने आया, धुरंधर। उसने घोड़े को सीने से थपथपाया, टूटे हो चुके सैनिकों को दोबारा लाइन में खड़ा किया और ऐसी रणनीति बनाई कि दुश्मन आधे घंटे में पीछे हट गया। युद्ध जीत लिया गया, लेकिन उस दिन धुरंधर ने राजा का दिल भी जीत लिया। राजा ने उसे बुलाकर कहा, धुरंधर, तुम सिर्फ तलवार नहीं चलाते, तुम दिमाग भी चलाते हो, और ऐसे लोगों से ही राज्य बनता है। यही उस रिश्ते की शुरुआत होती है जो आगे चलकर राज्य को बचाएगा भी और तबाह भी करेगा। जैसे धुरंधर ऊंचे पदों पर पहुंचा, महल के पुराने मंत्री और सरदार सभी बेचैन हो गए, खासकर मंत्री वर्जन, जो राजा का सबसे पुराना सलाहकार था। वो नहीं चाहता था कि एक आम आदमी सिंहासन के इतना करीब आए। दूसरा, सेना प्रमुख अग्निवेश
अग्निवेश, जिसे लगता था कि राज्य के सैनिकों पर सिर्फ उसका ही हक है। तीसरा, युवराज शुरमीत, जो बहादुर तो था पर उतना समझदार नहीं। वो महसूस करता था कि धुरंधर राजा का दिल जीत रहा है और वह खुद पीछे छूट रहा है। तीनों की यह चिंता धीरे धीरे ईर्ष्या में बदली और ईर्ष्या साजिश में। धुरंधर अब राज्य के लिए हीरो था, लेकिन महल के अंदर वह खतरा बन चुका था। राज्य में एक नई समस्या उठी। दक्षिण प्रांत के व्यापारी कर बढ़ाने के खिलाफ बगावत करने लगे। धुरंधर ने सुझाव दिया, महाराज बात सुनकर समाधान निकालिए। सेना भेजेंगे तो व्यापारी और भी उग्र हो जाएंगे। यह सलाह सही थी, लेकिन सेना प्रमुख अग्निवेश के लिए यह अपमान जैसा था। उसने चुपचाप युवराज के कान भर दिए। धुरंधर चाहे तो व्यापारी गुटों को खरीद भी सकता है। आपको क्या पता वो क्या खेल खेल रहा है। और युवराज के मन में पहला बीज पड़ गया शक का। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी दिव्यांशी। वो पढ़ी लिखी, शांत, लेकिन बेहद ही दृढ़ लड़की थी। राज्य की फालतू राजनीति में वह दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन धुरंधर उसे अलग ही लगता था। धुरंधर की बुद्धिमानी और ईमानदारी ने धीरे धीरे दिव्यांशी को भी प्रभावित किया। दोनों का रिश्ता राजनीतिक नहीं था, परंतु वो इतना गहरा था कि अगर महल को पता चलता तो राजनीति जरूर बन जाती। और हुआ भी यही। एक दिन मंत्री वजन ने दोनों को साथ देखा और उसने इसे अपने खेल का सबसे बड़ा मोहरा बना लिया। अब महल में एक गुप्त योजना चल रही थी। धुरंधर को बदनाम करना, युवराज को उकसाना, राजा को धुरंधर से भरोसा तोड़ना और अंत में धुरंधर को राज्य से निकाल देना। युवराज को धीरे धीरे यकीन दिलाया गया कि धुरंधर उसकी जगह ले सकता है, राज्य को हड़प सकता है और राजकुमारी दिव्यांशी को भी अपने पक्ष में कर सकता है। धुरंधर अब अपने ही लोग की साजिश का शिकार बनने वाला था। महल की दीवारों पर उस रात एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई संगीत, न कोई दावत, न कोई रोशनी, बस लंबी गलियों में फैलती हुई ठंडी हवा और पहरेदारों की धीमी चाल। कि वो रात थी जब मंत्री प्रसन्न ने अपनी सबसे बड़ी चाल चलनी थी। युवराज शुरमीत को उसने पहले ही मन में भर दिया था। अब अग्निवेश तैयार था अपनी गवाही देने के लिए और महल के 2-4 छोटे अधिकारियों को लालच देकर मानसिक रूप से खरीद भी लिया गया था। योजना बहुत ही सीधी थी। धुरंधर पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाना, फिर उसे तुरंत गिरफ्तार करवा देना और अंत में राजा को मजबूर करना कि उसे राजसभा से बाहर निकाल दिया जाए। किसी को नहीं पता था कि इस रात महल की राजनीति का एक योद्धा खलनायक बना देंगी। धुरंधर के कमरे में तूफान की दस्तक। धुरंधर उस समय अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने फैले नक्शों पर लालशाही से सीमा के खतरे चिन्हित थे। वह सोच रहा था कि अगर दक्षिण के व्यापारी शांत न हुए तो राज्य की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और अगर उत्तर से फिर हमला हुआ तो सेना टिक नहीं पाएगी। तभी दरवाजा जोर से खुला। 4 पहरेदार अंदर घुसे और उनके चेहरे गंभीर थे। धुरंधर जी, आपको राजसभा के आदेश पर गिरफ्तार किया जाता है। धुरंधर चौंका। क्या? किस आरोप में? पहरेदारों ने नजरें झुकाई। राजद्रोह के, महल के विरुद्ध षड्यंत्र करने के। ये सुनकर धुरंधर के चेहरे पर पहला झटका साफ दिखा, पर उसने कोई प्रतिबंध नहीं किया। अगर राज्य मुझ पर शक करता है तो मैं भागूंगा नहीं, धुरंधर ने शांत स्वर में कहा। चलो, राजा के सामने ले चलो। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडक थी जिससे वह समझ चुका था कि असली युद्ध अब शुरू होने वाले हैं। राज्यसभा में उस रात गर्मी थी। मसालों की रोशनी में मंत्रियों के चेहरे पर एक से बढ़कर एक चालाक लग रहे थे। मंत्री वजन सबसे पहले बोला, महाराज, हमें पक्की खबर मिली है कि धुरंधर व्यापारी गुटों से गुप्त रूप से मिल रहा है, उन्हें उकसा रहा था, राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था। इस पर सेना प्रमुख अग्निवेश ने भी तुरंत समर्थन किया कि मेरे कई सैनिकों ने उसे संदिग्ध लोगों से मिलते देखा है। महाराज, ऐसे व्यक्ति को
राज्य के केंद्र में रखना खतरनाक है। धुरंधर ने गहरी सांस ली। महाराज, यह सब झूठ है। मैं राज्य को बचाने की कोशिश। युवराज सुमित बीच में काटते हुए बोला, बस तुमने चुप रहना चाहिए धुरंधर। राज्यसभा में बयान हम देंगे, तुम नहीं। युवराज की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि चोट थी। धुरंधर समझ गया कि उसके खिलाफ सबसे मजबूत हथियार राजनीति नहीं बल्कि गलतफहमी है। राजा चुप था। वो धुरंधर को गलत नहीं समझता था, पर सबूतों का ढेर और बेटा उसके खिलाफ खड़ा। कुछ क्षण बाद राजा ने धीरे से कहा, धुरंधर, मैं नहीं जानता तुम दोषी हो या नहीं, पर जब तक आरोपी की जांच नहीं होती तुम्हें महल छोड़ना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। धुरंधर ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, अगर मेरा जानना राज्य के लिए शांति लाता है तो मैं चला जाऊंगा महाराज, लेकिन याद रखिए सच को दीवारों में बंद नहीं किया जा सकता। और वह धीरे धीरे सभा कक्ष से बाहर निकल गया। उसके पीछे अंधेरा, उसके आगे अनिश्चित भविष्य। जब दिव्यांशी को धुरंधर के निर्वासन का पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाई। वह सीधे अपने पिता के कक्ष में पहुंची। पिता, क्या आपने यह क्या कर दिया? धुरंधर ने कुछ भी गलत नहीं किया और राज्य के लिए अपनी जान दे देगा। आपके इन साजिशों के झूठ में आपने उसे साजिशों के झूठ में फंसा दिया। राजा ने थके हुए स्वर में कहा, दिव्यांशी, मैं उससे प्यार करता हूँ पर राज्य उससे बड़ा है। सबूत उसके खिलाफ है। दिव्यांशी चिल्लाई, ये सबूत नहीं है, ये साजिशें हैं और आप जानते हैं यह कौन कर रहा है। राजा ने नजरें झुका ली। वह समझ चुका था पर राजनीति का बोझ राजा से भी भारी होता है। दिव्यांशी ने दृढ़ आवाज में कहा कि अगर महल धुरंधर को नहीं चाहता तो मैं भी इस महल को नहीं चाहती। राजा ने सिर उठाया। दिव्यांशी, तुम क्या कह रही हो? मैं धुरंधर को ढूंढूंगी और सच को दुनिया के सामने लाऊंगी। यह कहकर दिव्यांशी महल से निकल गई। मंत्री वजन और अग्निवेश की साजिश को उसने पहली बार चुनौती दी थी। महल से निकलते हुए धुरंधर के पास न सेना थी, न घोड़ा, न कोई सामान और न ही कोई सलाखा। वह सिर्फ एक साधारण चोंगा पहने जंगल की ओर चला गया। जंगल की हवा हल्की थी पर उसके दिल में तूफान। वह सोच रहा था कि जिस राज्य को बचाने के लिए मैंने तलवार उठाई, आज वही राज्य मुझे गद्दार कह रहा है। लेकिन उसके भीतर की आग अभी बुझी नहीं थी। जंगल के एक उजाड़ हिस्से में बैठकर उसने मिट्टी पर रेखाएं खींची। उसका दिमाग अब राजनीति से हटकर रणनीति पर लौट आया। अगर महल भ्रष्ट है तो मुझे जनता के बीच जाना होगा। पहले मैं सत्य जुटाऊंगा, फिर उसे साबित करूंगा। उस रात जंगल में बैठा एक निर्वासित योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ा लड़ाई की नींव रख रहा था। धुरंधर को पता नहीं था पर कोई उसे देख रहा था। एक छाया जो उसे कई दिनों से पीछा कर रही थी। जब धुरंधर लेटकर आराम करने लगा तो वह छाया धीरे से पास आई और उसे क्षण धुरंधर ने अपनी छुरी निकाली और आवाज की दिशा में तान दी। कौन हो? पेड़ों के पीछे से एक जवान लड़का निकला। धूल से लथपथ, कपड़े फटे हुए और आंखों में एक अजीब सी चमक। मैं आपका प्रशंसक हूँ स्वामी। मैंने आपकी लड़ाइयाँ देखी है और मुझे पता था कि आप निर्दोष है। मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। धुरंधर ने छुरी नीचे की। नाम कौशल। यही लड़का आगे चलकर धुरंधर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाला था। इसी समय अवत्य राज्य की उत्तर में फिर एक तूफान उठ रहा था। वासुरंग साम्राज्य के जासूस ने पता लगा लिया था कि धुरंधर महल में नहीं है। उनके सेनापति बोले कि धुरंधर वही था जो अवत्य को बचाए हुए था। अब राज्य अंदर से कमज़ोर है। यह हमला करने का सबसे सही समय है। और अगली सप्ताह सीमा पर फिर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। राजा को उसकी खबर मिली पर उसके पास अब धुरंधर जैसा रणनीतिकार नहीं था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा न पहली बार पछताया, शायद मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। जंगल में एक शाम जब धुरंधर और कौशल लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे,
कर रहे थे तो घोड़ों की तापें सुनाई दी। धुरंधर तुरंत ही सतर्क हुआ। कौशल, छिप जाओ। घोड़े के कदमों के साथ एक अपरिचित आवाज भी आई, धुरंधर। धुरंधर शब्द स्तब्ध रह गया। यह दिव्यांशी थी। वो घोड़े से उतरी, पूरी थकान के साथ धुरंधर की तरफ भागी और बोली, तुम्हें ऐसा अकेला छोड़ दूं, ये सोच भी कैसे लिया तुमने? धुरंधर कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में पहली बार भावनाओं की लहर दौड़ गई। दिव्यांशी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक सच सामने नहीं आता हम वापस महल नहीं जाएंगे। अब धुरंधर अकेला नहीं था, अब वह एक आंदोलन था। दिव्यांशी के आने के बाद धुरंधर पहली बार कुछ शांत लगा। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे वह ऊपर बैठे देवताओं से कह रहा हो कि अब मुझे रास्ता मिल गया है। दिव्यांशी ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे? धुरंधर ने धीरे धीरे जवाब दिया, महल की सत्ता झूठ पर टिक गई है और झूठ को गिराने के लिए हमें सच चाहिए। दिव्यांशी तुरंत बोली, सच कहाँ से मिलेगा? धुरंधर, उसी जगह से जहाँ झूठ जन्म लेता है, महल की अंदरूनी परतों से। हमें उन लोगों को खोजने जाना होगा जो इस साजिश में शामिल थे। कौशल बीच में बोला, स्वामी, मुझे लगता है कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। धुरंधर और दिव्यांशी ने उसे देखा। कौशल ने हिचकते हुए कहा कि मेरा चाचा महल में एक छोटे पद पर था। वह कह रहा था कि मंत्री ब्रजन कुछ महीनों से गुप्त रूप से कुछ व्यापारी से मिलता रहा है, रात के अंधेरे में सबसे छुपकर। धुरंधर की आंखों में चमक आ गई। तो वो पहला कदम उन्हीं व्यापारी को खोजने का है। अगली सुबह धुरंधर, दिव्यांशी और कौशल जंगल से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। यह रास्ता खतरनाक था, पथरीले पहाड़, जंगली जानवर और लुटेरों का अड्डा। पर धुरंधर कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके कदम धीरे पर अडिग थे। सूरज डूबने लगा था। जंगल की परछाइयों में एक अजीब सर्द हवा बह रही थी। दूर से रात का उजाड़ संगीत सुनाई दे रहा था। झिंगुरों की आवाज़, पत्तों की खड़खड़ाहट और कहीं दूर भेड़ियों की गर्जना। दिव्यांशी ने धीमी आवाज में कहा, धुरंधर, यह रास्ता सुरक्षित नहीं। धुरंधर रुका, अपनी तलवार की मुठ छुई और बोला, जो लड़ाई हम लड़ रहे दिव्यांशी, उसमें सुरक्षित रास्ते का कोई अस्तित्व ही नहीं। उनकी यात्रा अब महज सफ़र नहीं बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। तीनों एक ऐसे गांव पहुंचे जो भी व्यापारियों का केंद्र हुआ करता था, भंजनपुर। लेकिन वहां वह वीरान था। कई घर बंद पड़े, दुकानें टूटी हुई और लोग डरे शर्मे। कौशल ने कहा, यही तो व्यापारी रहते थे जिनसे मंत्री वर्जन मिला था। धुरंधर ने विभिन्न घरों में दस्तक दी, पर लोग डरे हुए थे और बोलते नहीं थे। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर बुलाया। वह बोली, तुम लोग महल से आए हो? अगर किसी ने देख लिया तो हम सब मारे जाएंगे। धुरंधर शांत आवाज में बोला, हम न्याय की तलाश में आए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, उन्होंने हमारे लोगों को धमकाया है, कहा कि अगर हम सच बोलेंगे तो पूरा गांव जला दिया जाएगा। दिव्यांशी ने पूछा, उन्होंने? कौन? बूढ़ी औरत ने कहा, यही मंत्री वजन के आदमी। उन्होंने कई व्यापारी को रात में उठा लिया था। कुछ वापस आए और कुछ नहीं। धुरंधर के चेहरे पर एक ठंडी क्रोध की लकीर खींच गई। इस राज्य में इतना अत्याचार बढ़ गया है और मैं महल में बैठा सोचता रहा कि सब कुछ ठीक है। दिव्यांशी ने धुरंधर का हाथ पकड़ा। अब समय है इसे बदलने का। अचानक बूढ़ी औरत ने किसी और इशारा किया। देखो, वो आ गया। एक दुबला पतला आदमी अंदर आया, चेहरा डरा हुआ, कपड़े फटे हुए और आंखों के नीचे सूजन।
तुरंत वह धुरंधर को देखते ही घुटनों पर गिर गया। स्वामी, हमें बचा लीजिए, हम निर्दोष है, हमने कोई बगावत नहीं की। धुरंधर ने उसे उठाया। मुझे सब बताओ, व्यापारी ने रोते हुए कहा कि मंत्री वर्जन हमारे पास आए थे, कहते थे कर बढ़ाओ, जनता परेशान हो, राज्य कमजोर हो, युवराज पर दबाव पड़े और फिर धुरंधर दोषी ठहर जाएगा। दिव्यांशी और कौशल स्तब्ध रह गए। व्यापारी बोलते गया, हमने मना कर दिया तो उन्होंने हमारे परिवार को धमकाया, कई लोगों को जबरन गिरफ्तार भी करवाया और बाकी को मजबूर किया, फिर धुरंधर के खिलाफ गवाही दी। ये सुनकर धुरंधर की मुठ्ठियां भीज गई। मतलब यह सब राजद्रोह नहीं बल्कि राजनीतिक खेल था। व्यापारी ने सिर हिलाया। हाँ स्वामी, और यह सब युवराज को बताए बिना हुआ है। धुरंधर ने गहरी सांस लिया। अब हमें असली साजिश का चेहरा मिल गया है। तीनों व्यापारी के घर में बैठे थे कि अचानक बाहर घोड़ों की आवाज़ गूंजी, तेज कई कदमों की। दिव्यांशी बोली, यह आवाज़ महल के घुड़सवार सेना जैसी है। धुरंधर ने तुरंत मशाल बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर धमाके से दरवाजा टूटा। 10-12 सैनिक अंदर घुसे। उनका नेता चिल्लाया, धुरंधर यहाँ छिपा है, सबको पकड़ लो। लेकिन धुरंधर कोई साधारण शिकार नहीं था। जैसे एक सैनिक कमरे में घुसा, धुरंधर ने उसे कंधों पर हाथ मारा, अपने शरीर को मोड़कर उसे नीचे गिराया और उसकी तलवार छीन ली। फिर वह बिजली की तेजी से दूसरे सैनिक की ओर बढ़ा। झपटा, ब्लेड की चमक अंधेरे में चीख रही थी। दिव्यांशी ने कौशल को पीछे किया। यहाँ से बाहर निकलना होगा। धुरंधर ने 2 सैनिकों को गिराया और बाकी पर गरजते बोला कि सिर्फ एक मौका देता हो, पीछे हट जाओ। सैनिक चिचके। धुरंधर उनके लिए सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो खुद में एक पूरी सेना था। सैनिकों ने पीछे हटने की कोशिश की पर उनमें से एक ने गलती कर दी। उसने तीर चलाया। तीर दीवार में फंसा और बस 1 इंच दूर दिव्यांशी के कंधे से। धुरंधर की आंखें लाल हो गई और वज्र की तरह आगे बढ़ा और शेष सैनिकों को निहत्था कर दिया और फिर बोला, इस राज्य की रक्षा मैं तब भी कर रहा था और भी कर रहा हूँ, पर तुम जैसे विश्वासघाती सैनिकों से नहीं, जनता से। सैनिक भागते हुए बाहर निकल गए। गांव में यह खबर फैल गई कि धुरंधर उनके लिए अब लड़ रहा है। गांव के लोग उसके आसपास जमा होने लगे। किसी ने कहा, स्वामी, अगर आप चाहें तो हम आपके साथ खड़े होंगे। किसी ने कहा कि हम सालों से अत्याचार सहते आए हैं, अब हमारा भी कर्तव्य है कि राज्य को बचाएं। धुरंधर ने सबकी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था पर आग भी। वह बोला, मैं लड़ने आया हूँ, पर महल से नहीं, अन्याय से। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गांव के लोग एक साथ बोले, हाँ। धुरंधर का दिल पहली बार गर्व से भर गया। अब वह निर्वासित नहीं था, वह एक जननायक बन रहा था और यही शुरुआत थी एक ऐसे आंदोलन की जिससे पूरा राज्य हिलने वाला था। उधर महल में मंत्री व्रजन और सेना प्रमुख अग्निवेश बैठक कर रहे थे। अग्निवेश बोला, धुरंधर जिंदा है और वह जनता को इकट्ठा करने लगा है। व्रजन ने व्यंग्य हंसी, जानता हूँ और यही मुझे चाहिए था। अग्निवेश ने भ्रमित होकर पूछा, तुम चाहते हो कि वह जनता को साथ ले? क्यों? व्रजन ने कहा, क्योंकि जितना बड़ा भीड़ धुरंधर के पीछे लगेगी उतना ही बड़ा आरोप हम युवराज के सामने रख पाएंगे कि वह धुरंधर बगावत कर रहा है। अग्निवेश स्तब्ध रह गया। तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो व्रजन। व्रजन मुस्कुराया। राजनीति में खतरनाक होना ही सुरक्षा है। अब दोनों की योजना साफ थी, धुरंधर को ही जनता का नेता बनाकर और उसे राज्य का सबसे बड़ा खतरा घोषित करना और फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। महल में युवराज बेचैन था और रात में महल की छत पर अकेला बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा। क्या धुरंधर सच में गद्दार हो सकता है? यह सब मुझे ही गलत बताया जा रहा है। धीरे धीरे उसके भीतर शक पैदा होने लगा। मंत्री झूठ बोल सकते हैं, अग्निवेश की नीयत भी साफ नहीं।
दिव्यांशी महल छोड़ चुकी है और आज अभी कमजोर पड़ रहा है और उनका आत्मविश्वास टूटने लगा था। युवराज बुदबुदाया, अगर मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया तो मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। युवराज की यही अस्थिरता आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। भंजनपुर से लेकर धुरंधर ने 10 और गांवों की यात्रा की। हर जगह लोगों में डर में थे, हर जगह मंत्री प्रसन्न सैनिकों की दमनकारी गतिविधियां थी और हर जगह धुरंधर को समर्थन मिल रहा था। कुछ ही दिनों में धुरंधर के साथ किसान, व्यापारी, मजदूर, पूर्व सैनिक और कई साधारण लोग भी जुड़ गए। अब यह केवल धुरंधर की यात्रा नहीं थी, यह जनता की क्रांति भी थी। धुरंधर ने कहा, अब हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हम महल पर हमला नहीं करेंगे, हम सच लेकर महल में प्रवेश करेंगे और सच से बड़ी कोई तलवार नहीं होती। दिव्यांशी मुस्कुराए, कौशल जोश से भर गया, गांव के लोग गर्व से भर उठे। अवध्य राज्य अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, सत्ता का झूठ, वैश्य जनता का सच। और इस सच का नेतृत्व कर रहा था धुरंधर, जो कभी खुद महल की शान हुआ करता था। धुरंधर और उसके साथियों की बढ़ती लोकप्रियता से महल में हलचल मच गई। मंत्री ब्रजन और सेना प्रमुख अग्निवेश अब सार्वजनिक दबाव महसूस करने लगे थे, न सिर्फ जनता में बल्कि राज्य के प्रतिष्ठित सरदारों, व्यापारी, कबीलों और सामंतों के बीच भी। एक रात महल में गोपनीय सभा बुलाई गई। ब्रजन ने कहा कि अगर धुरंधर को अगर रोका नहीं गया तो हमारा पूरा षड्यंत्र नष्ट हो जाएगा। अग्निवेश ने जवाब दिया, लेकिन जनता अब उसके साथ है, सीधे हमला करना खतरनाक होगा, हमें चाल चलनी होगी। उन सामंतों, सरदारों और धनी व्यापारियों ने जो अब तक खामोश थे एक प्रस्ताव रखा, यदि धुरंधर को राज्य का गद्दार घोषित कर दिया जाए तो उनके समर्थक व्यापारियों तथा नौकरशाहों को सजा देकर उनकी जमीनें और धन जब्त कर ली तो हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी। प्रेसिडेंट ने योजना को मंजूरी दी। यही रात तय हुई थी धुरंधर को झूठे गुनाहों में फंसाकर राज्य की नज़र में मौत देना। लेकिन महल की दीवारें अब शांत नहीं थी, उनमें दरारें थी। वह दरारें थी सच की। अगले दिन सुबह राज्यसभा के बाहरी भाग खाली था। दिव्यांशी, कौशल और धुरंधर के समर्थन में जुटे कुछ सरदारों और व्यापारियों ने इलाकों में घोषणा की, जनता से अपील है कि आज शाम 5 बजे महल के मुख्य द्वार पर आकर सत्य की मांग करें। जिन्होंने राज्य को धोखा दिया है उन्हें सजा दी जाए। खबर फैली जैसे जंगल में आग, गांवों से, खेतों से, बाजारों से लोग दौड़ आए। महल के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई, सैनिकों को तैनात किया गया, लेकिन धुरंधर के समर्थन में जनता की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच युवराज शुरमीर, जिसने पिछले दिनों घुटन महसूस की थी, अपने आप सोचने लगा, अगर ये सब सच है तो मैंने किसका साथ दिया था। उसके भीतर पहली बार संदेह का बीज अंकुरित हो रहा था, लेकिन मंत्री ब्रजन और अग्निवेश ने उसके संदेह को चुप करा दिया। राज्य में शांति जरूरी है बेटा, तुम राजद्रोही से डरना चाहिए, ना कि जनता से। रात 5 बजे के आसपास हजारों लोग, किसान, व्यापारी, मजदूर, गांव वालों, पूर्व सैनिकों महल के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा रहे थे। हाथों में नाराजगी, आंखों में उम्मीद और दिलों में एक ही आवाज़, सच चाहिए। धुरंधर और दिव्यांशी और कौशल साथ थे। धुरंधर ने चुपचाप भीड़ की ओर देखा। उसे डर नहीं था बल्कि एक अटूट विश्वास था। महल के करीब रास्तों पर सैनिक खड़े थे, लेकिन भीड़ ने धीरे धीरे टूट फूट के
डर के बिना महल की विशाल ताले बंद मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाए। सैनिकों ने चेतावनी दी, रुक जाओ, लेकिन जनता की आवाज़ दब नहीं रही थी। कौशल ने बहादुरी से आगे बढ़कर बोला, हम हत्या नहीं मांग रहे, हम सिर्फ सच मांग रहे हैं। भीड़ ने गूंजते हुए दोहराया, सच चाहिए, सच चाहिए। तभी महल का द्वार खुद बंद हुआ था, पर उस भीड़ की लड़खड़ाहट नहीं। धुरंधर ने तलवार नहीं उठाई, उसने अपना हाथ उठाया और खामोशी में भीड़ को देखा और धीरे से बोला कि अगर सच डराएगा तो झूठ हमेशा सत्ता में रहेगा, पर सच जीतने आता है। दिव्यांशी और धुरंधर रात भर महल के निकट छुप कर इंतजार करते रहे। उनकी योजना थी कि महल के पुराने दस्तावेजों पर रिकॉर्ड्स, तस्करी के रूट्स और उन गुप्त मुलाकातों की लिस्ट खोजना जो मंत्री प्रसन्न ने व्यापारियों से की थी। उनके पास सिर्फ एक ही मार्ग था, प्राचीन पुस्तकालय की गुप्त तहखाना दरवाजा। कौशल ने अपनी ज्ञान न जाकर दिखाए। उसने देखा कि दरवाजे का ताला दुर्लभ धातु से बना है और यदि ठीक दबाया जाए तो वो ताला खुल भी सकता है। रात 2 बजे जब पहरेदारों की संख्या कम थी, तीनों छिपकर भीतर गए। कमरों में धूल थी, पुराने नक्शे, भट्टी के निशान और एक डिब्बा जिस पर लिखा था गुप्त लेन देन वजन बंदोबस्त। धुरंधर ने दस्तावेज खोले और उनमें थे सांसदों को दिए गए खुफिया पैसे, व्यापारी की फर्जी कंपनियां और खरीदारों के लिस्ट जिन्होंने सैन्य अधिकारी बनाए रखे थे और बड़े युद्ध की तैयारी के लिए। दिव्यांशी ने बोला, अगर यह सब बाहर गया यह महल कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। कौशल ने भी दस्तावेजों को संभाला और हमें तुरंत बाहर निकलना होगा, पहले के ताले और दमक उठे। वे धीरे धीरे बाहर निकले, पर सैनिकों ने तहखाने की ओर कदम उठाए थे। बाहर निकलते ही एक सैनिक की टुप टुप आवाज गूंजी, इन्हें पकड़ो। धुरंधर, दिव्यांशी और कौशल भागे, लेकिन सैनिक संख्या में ज्यादा थे और जंगल की काली रात में पीछा हुआ। परेशानी, शोर और सांसों की गर्माहट, लेकिन जंगल ने उन्हें मदद की। पेड़, झाड़ियाँ, अंधेरी राहें, हर चीज ने धुरंधर की बुद्धि पर भरोसा दिखाया। कौशल ने भागते हुए पूछा, स्वामी, क्या हमारी योजना सफल होगी? धुरंधर सांस लेता और बोला, अगर सच हमारा हथियार है तो डर हमारी ढाल नहीं हो सकती। हमें गिरना नहीं है, उठना है और साथ में उठेंगे। पुलिस का घेरा उस जंगल के चारों ओर बन गया था, पर धुरंधर, दिव्यांशी और कौशल तीनों अंगारा बनकर निकल आए। रात के अंधेरे में उनकी आहट हवा में गूंजती रही, एक नई लड़ाई की शुरुआत। अगले दिन धुरंधर और दिव्यांशी ने दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाई। कई पत्रकारों, विद्वानों और राज्य के सम्मानित नागरिकों को भेजा। सुबह होते होते राज्य की राजधानी में एक अफवाह नहीं, सत्य की लहर दौड़ पड़ी। खबर आई कि मंत्री वसन पर भ्रष्टाचारी और गद्दारी का संदेह, दस्तावेजी प्रमाणों सहित। सैनिकों में हड़कंप मच गया। कुछ तो दबक गए, कुछ चुप रहे, लेकिन कई ने खुलेआम कहा कि अब तो सबको न्याय मिलेगा। महल का महंगा सिंहासन हिलने लगा, सत्ता की दीवारें दरक चुकी थी और जनता की आवाज़ कानून की आवाज़ बन चुकी थी। राजा, जो शुरू में धुरंधर पर भरोसा करता था, अब जागने लगा। वह समझ चुका था कि मंत्री व्रसन और सेना प्रमुख अग्निवेश ने उसके सिर पर बंदूक तान रखी थी। युवराज, जो पहले निर्दोष विश्वास के साथ आगे
बड़ा था, अब अपने हर कदम पर संदेह करने लगा। राजा रात रात भर जागकर सोचता रहा, ये क्या मैंने सत्ता के लालच में अपनी आंखें बंद कर ली थी? क्या मैंने उस व्यक्ति पर विश्वास किया जिसने मेरी पीठ पे भाला घोंप दिया? अब महल में हवा बदली थी, लेकिन वो हवा न्याय की थी, न कि डर की। एक दिन तय हुआ कि जब धुरंधर ने राज्य की राजधानी का मुख्य मैदान बुक करवाया, जहाँ हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए, किसान, व्यापारी, मजदूर, व्यापारी वर्ग, कॉलमधारी, पुराने सैनिक और वे लोग जो लंबे समय से डर के साए में जी रहे थे। धुरंधर मंच पर आया। उसने तलवार को झटका नहीं, बल्कि अपनी पगड़ी को धीरे से सीधा किया। वो शोर नहीं मचा रहा था, वो सिर्फ बोल रहा था, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम तलवार नहीं सत्य लेकर आए हैं। राज्य को भ्रष्ट करनी थी। उन्हें शासन का दामन दागदार किया, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि जनता के भाव को कौन रोक पाएगा। आज हम मांग करते हैं सच्चाई, न्याय और पुनः संरचना। जो सत्ता झूठ से आई, उसे झूठ से हटाना होगा। जो जनता का विश्वास खो चुकी है, उसे दोबारा जीतना होगा। भीड़ मची लेकिन न हिंसा की आवाज़, नारेबाजी की आवाज़ की, बस एक शुद्ध, मजबूत और शांत हाँ की गूंज। दिव्यांशी और कौशल की आंखों में विश्वास की चमक थी। सैनिक जिन्हें विश्वासघात का बोझ था, वे भी सोच रहे थे कि क्या हम सही पक्ष में थे। महल की दीवारें पहली बार कांप रही थी, क्योंकि सच की आंधी तूफान बन चुकी थी। राजधानी के मुख्य चौराहे पर धुरंधर की जनसभा के बाद महल में बैठकों की बारिश होने लगी। मंत्री व्रजन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो घंटों कमरे में चहलकदमी करता रहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, ये आदमी हमारे लिए खतरा बन गया है। अब या तो हम उसे रोकेंगे या जनता हमें रोक देगी। सेना प्रमुख अग्निवेश ने उसकी बात सुनी, लेकिन पहली बार उसका चेहरा भी पसीने में था। उसने कहा, चंद्रयान सेना राज्य की विशेष टुकड़ी में भी फूट पड़ गई है। कई सैनिक धुरंधर की बातों में से सहमत है। हमें कदम सोच समझकर उठाना होगा। राजा अब इन दोनों पर भरोसा करने के मूड में नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो जनता से क्यों डर रहे हो? व्रजन और अग्निवेश पहली बार शब्दहीन हो गए। महल की हवा बदली थी। सत्ता के कमरे डर की खामोशी से भर चुके थे। दूसरी ओर धुरंधर का खेमा दिव्यांशी, कौशल और जनता के तरफदारी करने वाले सरदार रात भर विचार विमर्श करते रहे। कौशल ने नक्शा फैलाया। उसने कहा कि जब शक्ति असंतुलन बदलता है तो सत्ता का पहला कदम होता है जनता और नेतृत्व के बीच दूरी पैदा करना। उसने एक व्याख्या दी, महल अफवाह फैलाएगा कि धुरंधर राज्य का दुश्मन है, उसके स्वभाव को विद्रोह कहा जाएगा। व्रजन उसे जनता से काटने की कोशिश करेगा। धुरंधर ने शांत आवाज में कहा कि जनता के दिल में भरोसा है। उस भरोसे को तोड़ने के लिए महल को लाख झूठ बोलने होंगे, और सच एक बार निकल जाए तो उसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। दिव्यांशी ने बात आगे बढ़ाई, हमें सिर्फ शक्ति नहीं दिखानी है, हमें पारदर्शिता बनाए रखनी है। जनता को हर कदम पर वास्तविक जानकारी देनी होगी। योजना थी, महल की चाल चले उससे पहले धुरंधर अपने कदम बढ़ा दे। युवराज शूरमीत महल के भीतर संघर्ष कर रहा था। व्रजन और अग्निवेश वर्षों से उसे नियंत्रित करते आए थे, लेकिन अब जब दस्तावेज सामने आ चुके थे तो उसके मन की दुनिया बदल रही थी। वह रात में अकेला पुस्तकालय गया। वहाँ उसने राज्य के प्राचीन नियम, लोक नीतियाँ और इतिहास पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आने लगा था कि एक शासक का काम डर पैदा करना नहीं, विश्वास पैदा करना होता है। उसने पहली बार
धुरंधर की सभाओं के असली वीडियो देखे। उसने सुना कि धुरंधर ने कभी हिंसा की बात नहीं की। उसने पढ़ा कि जनता उसके लिए क्यों जाग चुकी है। युवराज की आंखों में पछतावा और दृढ़ और नई दृढ़ता दोनों उभरे। उसने कसम खाई, अगर धुरंधर निर्दोष है तो मैं खामोश नहीं रहूँगा। धुरंधर द्वारा सार्वजनिक किए गए दस्तावेज गुप्तचर इंटेलिजेंस विभाग के पास भी पहुंच गए थे। फाइलें महानिरीक्षक ने फाइलें पलटते हुए कहा, यह साधारण भ्रष्टाचार नहीं है, यह तो वर्षों पुरानी गोलमाल है। राज्य के खजाने से युद्ध सामग्री और गलत हाथों में गई है। सैनिकों, जासूसों और अफसरों के बीच चर्चा फैल गई। कई अफसर यह सोचने लगे कि क्या हम गलत लोगों की रक्षा कर रहे थे। गुप्तचर विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारी गुप्त रूप से धुरंधर से मिलने आए। उन्होंने कहा कि हम सरकार के खिलाफ नहीं, सच के साथ हैं। अगर आपके पास और भी सबूत हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। धुरंधर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच को छिपाना अपराध है, लेकिन उसे उजागर करना एक कर्तव्य। और यह वह मोड़ था जहाँ सरकारी तंत्र में भी धुरंधर को समर्थन मिलने लगा। मंत्री व्रजन और अग्निवेश ने धुरंधर की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर एक छोटा शाही आदेश जारी कर दिया। धुरंधर को राज्य में अशांति फैलाने के अपराध में अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया जाए। पर इस आदेश में एक चाल थी। राजा की सील की नकल की गई थी और यह आदेश राजा को दिखाया ही नहीं गया था। सैनिकों को भ्रमित करने के लिए मंत्री कार्यालय ने तात्कालिक खतरे का हवाला दिया, लेकिन सैनिकों के एक बड़े हिस्से ने सवाल उठाया, अगर यह आदेश असली है तो इसे खुला क्यों नहीं पढ़ाया गया। और कुछ सैन्य टुकड़ियों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। कई ने कहा कि हम उस व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे जिसने जनता में विश्वास पैदा किया है। धुरंधर को जनता से और ज़्यादा समर्थन फिर और ज़्यादा मिलने लगा। युवराज शुरमित ने अपनी निजी सुरक्षा टीम को सख्त आदेश दिया कि आज की यात्रा का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। रात के तीसरी पहर वह महल से अकेला निकला और नदी किनारे पर पुराने मंदिर पहुंचा जहाँ धुरंधर अक्सर ध्यान करता था। पहली बार वह धुरंधर के सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। युवराज ने कहा कि अगर आप सचमुच निर्दोष है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपने जो दस्तावेज दिखाए हैं उन्होंने मेरी नींद छीन ली है। धुरंधर ने शांत स्वर में कहा, मुझे ताश से समस्या नहीं, मुझे अन्याय से समस्या है। राजा अगर न्यायप्रिय है तो मैं उसके साथ हूँ। अगर मंत्रियों ने उसे भ्रम में रखा तो उसे सच जानने का अधिकार है। युवराज की आंखें चमक उठी। उसने कहा कि मैं आपसे लड़ने नहीं, आपसे सीखने आया हूँ। और उस रात शासन के भविष्य की नींव पड़ चुकी थी। दिव्यांशी ने जानी पहचानी राजनीति में एक बड़ी चाल चली। उसने महिला, शिक्षकों, चिकित्सकर्मी और कला संगठन के प्रतिनिधियों को एक बड़े मंच पर बुलाया। उसने कहा कि राज्य सिर्फ शासन से नहीं चलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति भी उसकी रीढ़ है। उसने उन सब के सामने महल के भ्रष्टाचार के प्रमाण रखे और बोली, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, एक तंत्र से है। अगर हम सब एक साथ खड़े हो तो कोई भी तंत्र हमें नहीं रोक सकता। महिलाओं ने तालियां बजाई, अध्यापकों ने समर्थन किया और कई सामाजिक समूह दिव्यांशी के साथ अब खड़े हो गए। अब यह सिर्फ एक धुरंधर की ही लड़ाई नहीं बल्कि पूरा समाज भी जाग चुका था। धुरंधर ने एक योजना बनाई। राज्य के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में लोगों से संवाद करने का सफर। ये यात्रा जनपद सत्य यात्रा कहलाने लगी। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस तरह वह किसानों से मिला, युवाओं से मिला, डॉक्टरों से मिला, कारीगरों से मिला, सैनिक परिवारों से मिला, व्यापारियों से मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और हर जगह लोगों ने उसके सामने सालों का दर्द रखा।
लेकिन धुरंधर ने हिंसा की एक भी बात नहीं की। उसने हमेशा कहा कि हमारी ताकत तलवार नहीं, हमारी ताकत है न्याय। उसके शब्द लोगों के दिलों में उतरते गए। जैसे जैसे राज्य में धुरंधर के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ी, महल के दरवाजों पर भी भीड़ बढ़ने लगी। लोग चिल्ला रहे थे कि हमें सच चाहिए, दोषियों को सजा चाहिए, धुरंधर निर्दोष है। सैनिकों को आदेश मिला, भीड़ को नियंत्रण में रखो, लेकिन किसी सैनिक ने दंड, बल प्रयोग या हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। कुछ सैनिक भी जनता की मांग से सहमत थे। महल में मंत्री व्रजन और अग्निवेश घबराए हुए थे। उन्होंने महल की सुरक्षा परिषद में चीखते हुए कहा कि अगर जनता ऐसे ही बढ़ती रही तो हमें बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन राजा ने पहली बार उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें डर का नाम जनता नहीं, तुम्हारे पाप है। इतने सालों में पहली बार व्रजन और अग्निवेश पूरी तरह अस्थिर देख रहे थे। राज्य अब सच के विस्फोट के बहुत ही करीब था। धुरंधर के जनसैलाब ने महल की नींव हिला दी। मंत्री व्रजन और अग्निवेश अब घबराहट में थे। राजा की आंखें खुल चुकी थी। रास्ता साफ था। जनता न्याय मांग रही थी और झूठ की दीवारें गिरने लगी थी। व्रजन ने कहा कि अब कोई आदेश नहीं चलेगा। धुरंधर जनता के दिलों में है, हम उसे रोक नहीं सकते। अग्निवेश ने सलाह दी, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, राजा को भ्रमित करना। लेकिन राजा ने पहली बार कहा, मैं अब भ्रम में नहीं रहूँगा, सत्य सामने आएगा। महल की पहली दरार थी यह। जनता की आवाज़ अब एक तूफान में बन चुकी थी। युवराज शुरमित ने धुरंधर से मिलकर एक गुप्त रणनीति बनाई। जनता की भीड़ को महल के अंदर शांतिपूर्वक लेकर आना, दस्तावेजों और साक्ष्यों को सार्वजनिक करना, मंत्रियों और सेना प्रमुख के गलत कार्यों को खुलासा करना। धुरंधर ने कहा कि हमें जनता को हिंसा से दूर रखना चाहिए। सत्य ही हमारी तलवार है और न्याय हमारी ढाल। युवराज ने जवाब दिया, मैं जनता का नेतृत्व करूंगा, आप साक्ष्य दिखाइए और मैं उन्हें समझाऊंगा। इस तरह दोनों ने मिलकर महल की सत्ता को चुनौती देने का मन बनाया। व्रजन और अग्निवेश ने सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन सैनिकों और अफसरों में विश्वास टूट चुका था। कई सैनिक जनता के साथ खड़े थे, कुछ अफसर दस्तावेज लीक करने के लिए तैयार थे। मंत्री व्रजन के आदमी भी डर के साए में थे। महल में पहली बार यह महसूस हुआ कि सत्ता की गलियारों में डर की हवा घुल चुकी है। दिव्यांशी ने महल के बाहर एक बड़ी सभा बुलाई। शिक्षकों, चिकित्सकों और समाज सेवियों ने उसे समर्थन दिया। महिलाओं और युवाओं ने झंडे उठाए। संगीत और नारों के बजाय लोगों ने सच्चाई की मांग की। दिव्यांशी ने कहा, राज्य का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, राज्य का मतलब जनता, न्याय और संस्कृति है। आज हम सब मिलकर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। भीड़ ने तालियों और जयकारों से समर्थन किया। धुरंधर और युवराज मन से मुस्कुराए। यह वह क्षण था जब जनता ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। राजा ने मंत्रियों और सेना प्रमुख को बुलाया। उन्होंने सभी दस्तावेज और सबूत देखे। राजा ने कहा कि मैं अब जनता के साथ हूँ और जो सत्ता झूठ पर टिकी है उसको न्याय के अनुसार दंड मिलेगा। व्रजन और अग्निवेश अपने झूठ और चालों के लिए शर्मिंदा हुए और यह पहला पल था जब महल की सच्चाई पूरी तरह उजागर होने लगी। धुरंधर ने जनता को संबोधित किया कि जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमने
तलवार नहीं उठाई लेकिन सच को उजागर किया। आज हम देखेंगे कि कौन न्याय का साथ देता है और कौन सत्ता के झूठ में फंसा है। ध्यान रहे, हिंसा नहीं न्याय ही हमारा मार्ग है। भीड़ ने तालियां बजाई, कई लोग रो पड़े, कई लोग उत्साह में झूम उठे। यह पल था राज्य और जनता के बीच नया अध्याय खुलने वाला था। व्रजन ने महल छोड़ने की कोशिश की लेकिन अफसरों और सैनिकों ने उसे रोका। राजा ने घोषणा की कि व्रजन, तुम्हारे झूठ और चालाकी का राज अब खत्म हुआ, तुम न्याय के सामने पेश होंगे। अग्निवेश भी घबराया। उसने कहा कि महाराज, अब जनता हमारे साथ नहीं है। राजा ने शांत स्वर में कहा कि सत्ता जनता की है और न्याय हमारे हाथ में है। तुम्हारी ताकत अब खत्म है। धुरंधर, दिव्यांशी और युवराज ने मिलकर राज्य की पुनर्संरचना की। झूठे और भ्रष्ट मंत्री को हटाया गया और जनता को अधिक अधिकार और सुरक्षा भी दिया गया। न्याय का मार्ग साफ किया गया। धुरंधर ने कहा कि आज हम जीत नहीं रहे हैं सिर्फ, बल्कि हम न्याय, सच्चाई और विश्वास जीत रहे हैं। राज्य जनता का है और हमेशा रहेगा। भीड़ ने जयकार की। महल की दीवारें अब डर की नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास की प्रतीक बन गई। राज्य का नया युग शुरू हुआ और जहाँ जनता न्याय, नेतृत्व के साथ खड़े थे, धुरंधर की विरासत बन गई। सच्चाई और साहस की मिसाल। धुरंधर, युवराज और दिव्यांशी ने राज्य की राजधानी में अंतिम योजना बनाई। जनता को शांतिपूर्ण तरीके से महल के बाहर इकट्ठा करना, दस्तावेज, साक्ष्यों को सार्वजनिक प्रदर्शन, मंत्रियों, सेना प्रमुखों के भ्रष्ट कार्य खुलासा। धुरंधर ने कहा कि आज हम शक्ति नहीं, न्याय की शक्ति दिखाएंगे। जनता के विश्वास, बड़ी तलवार कोई नहीं। युवराज ने जवाब दिया, मैं जनता का मार्गदर्शन करूंगा। आप सत्य दिखाए, मैं लोगों को समझाऊंगा। दिव्यांशी ने जोड़ा, हम किसी को डराएंगे नहीं, सच्चाई की चमक ही हमारी ढाल होंगी। सैकड़ों गांवों और कस्बों से लोग राजधानी पहुंचे। महल के बाहर विशाल मैदान में लोगों की भीड़ ने शोर नहीं मचाया, बल्कि अपने हाथों में नारों और तख्तियों के साथ शांतिपूर्ण खड़े हुए। धुरंधर ने कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते, हम न्याय, सत्य और विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं। भीड़ ने तालियां बजाई। लोगों ने शांतिपूर्ण सरकार की अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई। महल में मंत्री व्रजन और अग्निवेश पूरी तरह घबराए हुए थे। सैनिकों को भरोसा टूट चुका था। जनता उनके खिलाफ खड़ी थी। राजा अब सच्चाई की ओर झुक चुका था। व्रजन ने कहा कि हम अब कोई चाल नहीं चला सकते। धुरंधर का समर्थन में जनता है। अग्निवेश ने डरते हुए कहा कि अगर हम पीछे हटे तो हमारा पतन निश्चित है। राजा ने अपनी आवाज में ठहराव के साथ कहा कि सत्ता केवल ताकत से नहीं, भरोसे और न्याय से चलती है। युवराज शुरमित ने पहली बार सच्चाई और जनता के बीच अपना कदम रखा। उसने घोषणा की कि वह जनता का प्रतिनिधि बनेगा। मंच पर धुरंधर के बगल में खड़ा हुआ। उसने स्पष्ट किया कि महल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वह न्याय के सामने आएगा। युवराज की भूमिका धुरंधर की लड़ाई को और भी मजबूत बना रही थी। धुरंधर ने महल के बाहर बड़े पर्दे पर दस्तावेज और साक्ष्य किए। भ्रष्ट मंत्रियों के नाम और कार्य, जनता के खिलाफ किए गए अन्याय और तस्करी, गुप्त सौदे। भीड़ ने सब कुछ देखा। लोगों के चेहरे पर रोष, आश्चर्य और विश्वास सभी थे। धुरंधर ने कहा कि यह केवल साक्ष्य नहीं, यह जनता के हक का प्रतिनिधित्व है। सत्य और न्याय से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं। राज्य में मंत्री व्रजन और अग्निवेश को बुलाया। व्रजन और अग्निवेश घबराए हुए थे। राजा ने कहा कि भ्रष्टाचार का जिम्मेदार हर व्यक्ति कानून और न्याय के सामने आएगा। व्रजन ने क्षमा याचना की, लेकिन राजा ने उत्तर दिया, माफी केवल तब मिलेगी जब जनता को न्याय मिले। सैनिक और अफसर जनता की ओर झुके हुए थे और सत्ता का झूठ अब पूरी तरह टूट चुका था। धुरंधर ने अंतिम सभा में कहा कि आज जब हम
तलवार नहीं उठाया, झूठ को उजागर किया। हमने दिखाया कि जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। न्याय और सच्चाई का पालन हर राज्य की नींव है। यह विजय केवल मेरी ही नहीं, ये विजय आपकी है। जनता की भीड़ ने तालियां बजाई, लोगों ने खुशी और गर्व के साथ आंसू बहाए। युवराज ने घोषणा की कि भ्रष्टाचार और न्याय के लिए नए कानून, जनता के प्रतिनिधियों को राज्य के संचालन में स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कला में सुधार। धुरंधर और दिव्यांशी राज्य के साथ खड़े थे। राज्य अब जनता और न्याय की ओर बढ़ा। मंत्री वचन और सेना प्रमुख अग्निवेश को साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में पेश किया गया। उनके सभी अपराधों का खुलासा हुआ, उन्हें दंडित किया गया और राज्य की जनता ने देखा कि कोई भी सत्ता कानून से ऊपर नहीं है। धुरंधर ने कहा कि सच्चाई और न्याय का मार्ग कभी भी नहीं रुकेगा। ये केवल शुरुआत है। धुरंधर और दिव्यांशी और युवराज राज्य के नए युवक के प्रतीक, नए युग के प्रतीक बने। जनता ने सच्चाई और न्याय में विश्वास किया। भ्रष्टाचार और न्याय के खिलाफ एक नया इतिहास लिखा गया। धुरंधर की विरासत सत्य, साहस और न्याय की मिसाल बन गई। लेकिन राज्य अब हमेशा याद रखेगा कि जनता की शक्ति और सत्य की तलवार सबसे बड़ी होती है। चलिए आगे हम जानते हैं कि जो धुरंधर मूवी है वो लोगों को इतनी ज़्यादा क्यों पसंद आई। तो धुरंधर 2025 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह फिल्म सत्य, न्याय और जनता की शक्ति की कहानी कहती है। लोगों को यह फिल्म इसलिए पसंद आई क्योंकि यह केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें मानव मनोविज्ञान, राजनीति, रणनीति और नैतिकता की गहराई है। सच्चाई और न्याय का संदेश दिखाया गया है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है सत्य और न्याय की कहानी। धुरंधर एक ऐसा योद्धा है जो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई की शक्ति से लड़ता है। दर्शकों को यह संदेश मिलता है कि अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। आधुनिक दर्शक अब केवल एक्शन या इमोशन नहीं चाहते, बल्कि वह चाहते हैं कि संदेश और सोच का मिश्रण। धुरंधर की कहानी में यही मिला, इसलिए लोग इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन की सीख के लिए भी पसंद करते हैं। न्याय और सच्चाई के प्रतीक के रूप में धुरंधर लोगों के दिल में नायक से ऊपर बन गया। सच्चाई की जीत हमेशा रोमांच से बड़ी होती है। रोमांचक कहानी और सस्पेंस भी। फिल्म में कहानी इतनी रोमांचक है कि दर्शक पहले दृश्य से अंत तक जुड़े रहते हैं। महल में मंत्री वृषण और सेना प्रमुख के षड्यंत्र, धुरंधर और दिव्यांशी की गुप्त रणनीति, युवराज का जागरण और जनता का समर्थन। कहानी में लगातार सस्पेंस और ट्विस्ट आते हैं। दर्शक यह नहीं जानते कि अगला कदम क्या होगा। यह दर्शकों को मानसिक रूप से जोड़ता है और उन्हें स्क्रीन से हटने नहीं देता। फिल्म में शांति और हिंसा के बीच संतुलन बहुत ही अच्छा रखा गया है। कोई अनावश्यक हिंसा नहीं, कोई भावनात्मक ओवरलोड नहीं, बस रणनीति, चालाकी और साहस। वॉइस क्लू, हर मोड़ पर नया रोमांच और हर सीन में सोच का नया ट्विस्ट। धुरंधर, दिव्यांशी और युवराज जैसे पात्र सिर्फ चेहरे के लिए नहीं है, उनके भीतर मानव मनोविज्ञान, विश्वास, डर और साहस का मिश्रण है। दर्शक इन पात्रों से खुद को जोड़ पाते हैं। मंत्री वृषण और अग्निवेश जैसे नकारात्मक पात्र भी सिर्फ बुरे नहीं बल्कि उनकी चालाकी और रणनीति दर्शकों को रोमांचित करती है। फिल्म में हर पात्र का अपना महत्व है, जिससे यह फिल्म केवल हीरो की कहानी नहीं रह जाती बल्कि एक सामूहिक संघर्ष की कहानी भी बन जाती है। वॉइस क्रू, तो जब पात्र जीवित हो तो कहानी जीवंत बनती है। आधुनिक दर्शकों की पसंद, तो आज के दर्शक सिर्फ फिल्म
फिल्म नहीं देखते, समाज और राजनीति को भी समझना चाहते हैं और धुरंधर में भी यही मिला। जनता का संघर्ष, न्याय की लड़ाई और सत्ता की चालाकियाँ सब वास्तविक लगती है। फिल्म में सिर्फ नायक की विजय नहीं है बल्कि जनता का समर्थन और सामूहिक शक्ति दिखाया गया। दर्शकों को यह बहुत ही आकर्षक लगा क्योंकि वे इसे समाज के लिए प्रेरणा मानते हैं। आज के यूट्यूब और सोशल मीडिया युग में लोग शेयर करने लायक सामग्री ढूंढते रहते हैं और धुरंधर का संदेश, सीन और संवाद बहुत ही शेयर करने योग्य हैं। वॉइस क्लूज फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने की सामग्री भी देती है। दृश्य, संगीत और सिनेमेटोग्राफी, फिल्म के दृश्य, सेट और महल के दृश्य दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में लेकर जाते हैं। महल के गलियारों के रहस्यमय हवा, जंगलों में पीछा और जनसभा के दृश्य बेहद ही प्रभावशाली हैं। संगीत और बैकग्राउंड इसको सीन की भावना के अनुसार बदलता है। रोमांच, डर, आशा और विजय की भावनाओं को मजबूत करता है। कैमरा एंगल, स्लो मोशन और एक्शन कोरियोग्राफी दर्शकों को पूर्ण रूप से कहानी में जोड़ते हैं। वॉइस क्लू, जब कहानी, दर्शक और संगीत साथ मिलते हैं तो अनुभव अविस्मरणीय बन जाता है। रणनीति और मानसिक लड़ाई, फिल्म में केवल बाहरी संघर्ष नहीं है बल्कि मानसिक और रणनीतिक युद्ध भी दिखाया गया है। धुरंधर, दिव्यांशी और कौशल की योजनाएं महल के मंत्रियों और सेना प्रमुख के चालक कदमों के खिलाफ होती है। दर्शक सोचते हैं कि अगर मैं होता तो क्या मैं यही करता। यह मन मन में चुनौती और जुड़ाव पैदा करता है। युवा दर्शक इसे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यह सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति पर आधारित है। हर कदम पर सस्पेंस और चतुराई का अनुभव मिलता है। वॉइस क्लू, जब तलवार की तेजी और दिमाग की चाल मिलती है तब हर दृश्य रोमांचित कर देता है। धुरंधर सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता बल्कि वह जनता, समाज और न्याय के लिए भी खड़ा रहता है। दर्शकों को यह पसंद आया क्योंकि वह एक आदर्श नायक है जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल बुराई और अन्याय के खिलाफ ही करता है। युवाओं और किशोरों के लिए यह प्रेरणा तो सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना सही है, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत हो। जब नायक सिर्फ तलवार नहीं बल्कि सच्चाई से लड़ता है तो उसकी जीत हर दिल में उतर जाती है। फिल्म में सिर्फ रोमांच नहीं है बल्कि भावनाएं भी गहराई से दर्शाई गई है। धुरंधर और दिव्यांशी के संवाद, युवराज और संघर्ष का जागरण, जनता का दर्द और आशा, दर्शक इन पात्रों से जुड़ते हैं और रोते हैं और खुशी भी मनाते हैं। इससे फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि अनुभव भी बन जाती है। कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही दिल को छू लेने वाली भी। फिल्म के संवाद सरल लेकिन प्रभावशाली है। सच की तलवार, जनता की ढाल, सत्ता की असली मूल्य जनता के विश्वास में है। यूट्यूब दर्शकों के लिए ये विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि ये संवाद शेयर करने योग्य है। ये मीम्स और प्रेरणादायक क्लिप्स में बदल सकते हैं। वॉइस क्लू, संवाद सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए भी है। सस्पेंस और ट्विस्ट, फिल्म में लगातार अचानक घटनाएं और ट्विस्ट आते हैं। महल के गुप्त दस्तावेज, जनता का समर्थन, युवराज का विश्वासघात या जागरण या दर्शकों को एक्शन के अलावा सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। इसी कारण फिल्म में बार बार देखने योग्य बनती है। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर दृश्य में नया उत्साह। फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है जनता की शक्ति। केवल नायक की जीत नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास भी दिखाए गए हैं। दर्शक महसूस करते हैं कि अगर जनता साथ है तो कोई अन्याय स्थायी नहीं रह सकता। सच्चाई और न्याय में जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक राजनीति और वास्तविकता, आज के युवा दर्शक राजनीति और समाज को समझना चाहते हैं। धुरंधर की कहानी में राजनीतिक चालाकियाँ, भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष दिखाए गए हैं। इसलिए फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने और सीखने की सामग्री भी बन गई। मनोरंजन के साथ सीखने की शक्ति, यही धुरंधर को अलग बनाता है। महिलाएं
और दिव्यांशी का योगदान। दिव्यांशी ने दर्शकों को दिखाया कि महिलाएं भी रणनीतिक, साहसी और न्यायप्रिय हो सकती हैं। दर्शक, विशेषकर युवा महिलाएं, इसे प्रेरणादायक मानती हैं। साहस और बुद्धि का मेल लिंग की सीमा नहीं जानता। विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी, महल, जंगल और जनसभा के दर्शकों को पूरी तरह से फिल्म की दुनिया में लेकर जाते हैं। कैमरा एंगल, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रभावशाली बनाता है। जब दृश्य और संगीत मिलते हैं तो हर पल अविस्मरणीय बन जाता है। संगीत और बैकग्राउंड का स्कोर भी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत सिनेमाई अनुभव को गहराई देता है। रोमांचक, डरावने या भावनात्मक सीन में संगीत दर्शकों के दिल को सीधा छूता है। संगीत वह धड़कन है जो कहानी को जीवन देती है। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रेरणा, फिल्म दर्शकों को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक प्रेरणा भी देती है। लोग सीखते हैं कि सच्चाई के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं होता। सामूहिक शक्ति से अन्याय को हराया जा सकता है। यह केवल न्याय की कहानी नहीं बल्कि हमारी भी कहानी है, सच्चाई और नैतिकता। धुरंधर 2025 दर्शकों को नैतिक संघर्ष और नैतिक साहस दिखाती है। सही और गलत की लड़ाई हर दृश्य में है। यह दर्शकों को सोचने और आत्म-मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। नैतिक साहस सबसे बड़ी ताकत है। रोमांचक अंतिम लड़ाई की उम्मीद, तो फिल्म में धीरे धीरे जनता, नायक और भ्रष्टाचार के बीच महाकाव्य क्लाइमेक्स की उम्मीद पैदा होती है। दर्शक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं और हर सीन में रोमांच महसूस करते हैं। हर मोड़ पर उम्मीद और चुनौती यह दर्शकों को बांधे रखता है। दर्शकों के लिए पहचान और प्रेरणा, तो लोग धुरंधर और जनता के संघर्ष में अपना आइडियल और अपनी कहानी देखते हैं। यह फिल्म दर्शकों को बताती है कि सत्य और न्याय हमेशा जूझते हैं और जीत सकते हैं। कहानी जितनी सिनेमाई है उतनी ही प्रेरणादायक भी। फिल्म केवल यहाँ पर जो बताया गया है कि फिल्म जो है यह लोग धुरंधर और जनता के संघर्ष में अपना आइडियल और अपनी कहानी भी देखते हैं। यह फिल्म दर्शकों को बताती है कि सत्य और न्याय हमेशा जूझते ही रहते हैं और जीत सकते हैं। कहानी जितनी सिनेमाई है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। फिल्म केवल मनोरंजन या सस्पेंस तक सीमित नहीं रहती, इसमें राजनीति, समाज, परिवार, साहस और नैतिकता की भी होती हैं। दर्शक हर स्तर पर इससे जुड़ते हैं और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। फिल्म के किरदार बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं है बल्कि असली इंसानों जैसे हैं। हर किरदार की कमजोरी है, एक डर है, एक संघर्ष है और यही दर्शकों को इससे जोड़ता है। जैसे धुरंधर की कमजोरी जनता के लिए अटूट संवेदनशीलता, युवराज की कमजोरी अपने निर्णयों पर भरोसे की कमी, दिव्यांशी की कमजोरी भावनात्मक संघर्ष और जिम्मेदारियों का बोझ। दर्शक महसूस करते हैं कि ये किरदार उनके आसपास के लोग भी हो सकते हैं। जब किरदार इंसानों की तरह लगे, कहानी जादू बन जाती है। फिल्म का संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुरुआत में सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष, फिर सामाजिक और अंत में राजनीतिक बन जाता है। ये लेयर बाय लेयर संघर्ष दर्शकों को लगातार गहराई में खींचता जाता है। यह प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर दर्शकों को जोड़कर रखता है क्योंकि हर मोड़ पर स्टैक्स बढ़ जाते हैं। नायक के लिए मुश्किलें कठिन होती जाती हैं। दर्शक उसकी चिंता करने लगते हैं और जब दाव बढ़ते हैं तो दिल कहानी में अटक जाता है। सामाजिक संदेश का वजन भी, तो फिल्म में का गहरा संदेश है। अन्याय हमेशा संगठित होता है और न्याय को भी संगठित होना पड़ता है। इस संदेश ने दर्शकों को गहराई से छुआ है। लोग सिर्फ इसे मनोरंजन नहीं बल्कि एक जागरण फिल्म भी कहने लगे हैं, खास करके युवा पीढ़ी जो इसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। समाज बदलने की इच्छा, भ्रष्ट जनसत्ता के खिलाफ बोलने की ताकत और मिलकर खड़े होने की प्रेरणा।
जब फिल्म संदेश देती है तो उसका असर सालों तक रहता है। नकारात्मक किरदारों की मजबूती तो फिल्म का विलेन और इसके साथ ही सिर्फ बुराई करने वाले पात्र नहीं हैं, वे चतुर, रणनीतिक और शक्तिशाली दिखते हैं। जब विलेन मजबूत होता है तभी नायक की जीत अधिक महान लगती है। दर्शकों को पसंद आया कि विलेन का तर्क भी था, उसकी चालें स्मार्ट थी और उसे हराने में दिमाग और साहस दोनों लगे। मजबूत विलेन, मजबूत कहानी। धुरंधर, दिव्यांशी, युवराज तीनों के कुछ भाषण दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। कि भाषण सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि भावनाओं की आग है। ये समाज के वास्तविक मुद्दों को छूते हैं, भ्रष्टाचार, न्याय, जनता की आवाज़ और नैतिक ताकत। लोग इन भाषणों को बार बार सुनते हैं, रील्स बनाते हैं और शेयर भी करते हैं। जब शब्द तलवार बन जाए तो हर दर्शक योद्धा बन जाता है। शत्रु के भीतर शत्रु तो फिल्म में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि बुरा आदमी महल के अंदर ही बैठा है। यह दर्शकों को झकोर देता है क्योंकि असली खतरा दूर नहीं पास होता है। जो दिखता है वही सच नहीं होता। यह ट्विस्ट फिल्म को अधिक यथार्थवादी और रोमांचक बनाती है। दर्शक इस पर बहुत चर्चा करता है, किस पर भरोसा करें, किसी पर नहीं। यही कहानी का सार है। कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं भीतर ही बैठा होता है। जनता की भावनाओं का प्रबल उभार तो फिल्म का सबसे शक्तिशाली तत्व है कि जनता की भागीदारी और जनता का गुस्सा। यह एक बेहद वास्तविक भाव है। जब लोग बोल उठते हैं और जब लोग एक हो जाते हैं तभी इतिहास बदलता है। दर्शक इसे देखकर भावुक हो जाते हैं क्योंकि यह दृश्य उनके अपने जीवन की घटनाओं जैसा लगता है। वॉइस क्लू, जब जनता उठती है तो साम्राज्य गिरते हैं। फिल्म दर्शकों को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर लेकर जाती है। डर, खुशी, आशा, गुस्सा, उत्साह और संतोष। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि पैसा वसूल फिल्म। एक बार नहीं 2 बार देखूंगा। तो फिल्म तभी महान बनती है जब वह दिल को कई दिशाओं में खींचे। धुरंधर का ह्यूमन मूवमेंट तो दर्शकों को तब और प्रेम हुआ धुरंधर से जब उसे रोते हुए, टूटते हुए और खुद को दोष देते हुए अपनी कमजोरी स्वीकारते हुए दिखाया गया। यह पल बहादुरी से भी ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि लोग देखते हैं कि हीरो भी इंसान होता है। कमजोरी स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। महिला दर्शकों का गहरा जुड़ाव तो महिलाएं दिव्यांशी के चरित्र से बहुत ही प्रभावित हुई। वह सिर्फ प्रेम रुचि नहीं बल्कि रणनीतिक दिमाग, साहस, नेतृत्व, संवेदनशीलता, दूरदर्शिता का अद्भुत मिश्रण है। महिला दर्शकों को यह लगा कि हम सिर्फ सहायक पात्र नहीं हैं, हम भी कहानी बदल सकते हैं। जब महिला सिर्फ किरदार नहीं बल्कि शक्ति बन जाए, कहानी अमर हो जाती है। फिल्म के एक्शन, संवाद और गति ने युवाओं को बांध लिया। युवा दर्शक चाहते हैं कि तेजी, ऊर्जा, गहराई, रिबिलियन वाइब। धुरंधर पर 2025 में तीनों ही मिले। रोमांच, रिबिलियन, सामाजिक संदेश। युवा वही फिल्म पसंद करते हैं जो उन्हें दिल की भाषा बोले। फिल्म लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए खड़ा हूँ और क्या मैं न्याय का साथी हूँ। इस तरह के दार्शनिक प्रश्न दुर्लभ होते हैं और दर्शक इन्हें बेहद पसंद करते हैं। फिल्म के बाद लोग अपने जीवन से इसे जोड़ते हैं। कभी कभी एक फिल्म हमें हमारे अंदर ले जाती है। दर्शक खुद कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म इस तरह प्रस्तुत की गई है कि दर्शक खुद इस संघर्ष का हिस्सा महसूस करते हैं। डायलॉग, परफॉर्मेंस और कैमरा वर्क इतनी नज़दीकी से दर्शकों को जोड़ते हैं कि वे खुद को जनता में देखते हैं, वे खुद को धुरंधर के पीछे खड़ा पाते हैं। यही इमर्सिव क्वालिटी फिल्म को यादगार बनाती है। जब दर्शक कहानी में दाखिल हो जाए तो फिल्म कला बन जाती है। मजबूत चरमोत्कर्ष की परीक्षा। दर्शकों को पूरी फिल्म के दौरान यह महसूस होता है कि
कुछ विशाल होने वाला है। यह एंटिसिपेशन या प्रतीक्षा लोगों को जोड़े रखती है। हर छोटे दृश्य से लगता है कि वह बड़े विस्फोटक अंत की ओर बढ़ रहा है। जब क्लाइमेक्स का वादा इतना बड़ा हो तो हर इंटरवल के बाद सीट से उठना मुश्किल हो जाता है। निर्देशक की निपुणता और विश्वास, निर्देशक की दृष्टि बहुत ही साफ नजर आती है। निर्देशक की दृष्टि बहुत ही साफ नजर आती है। वह सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, वह दर्शकों को एक अनुभव भी दे रहा है। उसकी आत्मविश्वासी स्टोरी टेलिंग दर्शकों तक पहुंचती है। लोग फिल्म को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि वे निर्देशक की दृष्टि पर भरोसा करते हैं। एक महान फिल्म के पीछे एक महान दृष्टि होती है। कहानी में छिपे रूपक धुरंधर 2025 में कई ऐसे प्रतीक और संकेत हैं जिन्हें दर्शकों ने फिल्म के बाद ही महसूस किया। महल यानी कि सत्ता की जटिलता, जंगल यानी कि स्वतंत्रता और अनिश्चितता, और धुरंधर की तलवार यानी कि न्याय का भार, और दिव्यांशु की आंखें मतलब कि दूरदर्शिता। तो ये रूपक फिल्म को सिर्फ एक दृश्य अनुभव नहीं रहने देते बल्कि दर्शकों को सोचने का मौका देते हैं। हर प्रतीक कहानी का नया अर्थ खोलता है। फिल्म के कई संवाद साधारण लगते हैं पर भीतर बहुत ही गहरी सच्चाई छिपी है। दर्शकों को एक ऐसे संवाद पसंद है। सत्ता हमेशा ऊंची नहीं होती, कभी कभी बहुत ही छोटी सोच वाली होती है। अकेला व्यक्ति नहीं हारता तभी है जब जनता मौन हो जाए। ऐसे संवाद सोशल मीडिया पर खूब अधिक वायरल हुए। जब एक संवाद दिल में उतर जाए तो फिल्म यादों में बस जाती है। नैतिक दुविधाएं तो लोग दर्शकों को यह फिल्म ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि जिसमें नायक के सामने असली नैतिक चुनौतियां हो। धुरंधर को तय करना पड़ता है कि क्या वह कानून का पालन करे या जनता की रक्षा करे, क्या वह युवराज को बचाए या सत्ता के भ्रष्टाचार को उजागर करे। ये सवाल दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। नैतिकता के मोड़ ही किरदार को महान बनाते हैं। फिल्म की एक और खासियत है रिश्तों की सादगी। धुरंधर और दिव्यांशी का रिश्ता विश्वास पर आधारित, धुरंधर और जनता का रिश्ता सम्मान पर आधारित, युवराज और धुरंधर का रिश्ता मार्गदर्शन पर आधारित। ये रिश्ते कहानी को सिर्फ संघर्ष नहीं रहने देते, उसमें एक भावनात्मक गर्माहट जोड़ते हैं। रिश्ते कहानी को साहस देते हैं, लोक कथा जैसा एहसास। तो फिल्म देखते समय लगता है कि कोई पुरानी लोक कथा है जिसे आधुनिक युग में बताया गया है। इसमें नैतिकता है, सीख है, नायक की पात्रता है, जनता की भागीदारी है और अंत में न्याय की विजय भी है। इस लोक कथात्मक भाव ने फिल्म को जादुई स्पर्श दिया। कुछ कहानियाँ समय से आगे लिखी जाती है। कैमरे का उपयोग इस फिल्म में बेहद ही कलात्मक है। प्रकाश और छाया का खेल, लंबे लंबे ट्रैकिंग शॉट्स, क्लोजअप में भावना की जकड़, ऊंचाई में महल की विशालता दिखाना, जमीन से जनता की एकता दिखाना, यह सब फिल्म को दृश्य रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। कभी कभी कैमरा भी कहानी का किरदार बन जाता है। फिल्म में एक खास बात यह भी है कि एक भी दृश्य फालतू नहीं लगता। यह सीन का उद्देश्य है। हर सीन कहानी को आगे बढ़ाता है। दर्शक कभी बोर नहीं होते, नई चीज़ें जल्दबाजी लगती है। यह संतुलन ही दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखता है। कहानी उसी समय सबसे सुंदर लगती है जब उसकी रफ्तार दिल की धड़कन जैसी हो। दर्शकों को यह फिल्म इसलिए पसंद आई क्योंकि अंत में एक बड़ी आशा मिलती है। आज की दुनिया में लोग उम्मीद खोजते हैं और धुरंधर 2025 उन्हें वही देता है। कितना ही अंधेरा क्यों न हो, आशा हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है।
यह संदेश दिल को छूता है। आशा सबसे बड़ी शक्ति है। नेतृत्व का सबक तो युवराज का चरित्र दर्शाता है कि नेता पैदा नहीं होते, तैयार किए जाते हैं। वह गलतियां करता है, वह डरता है, वह सिखाता है और धीरे धीरे मजबूत भी बन जाता है। यह विकास दिखाता है कि एक अच्छा नेता वही है जो सीखने के लिए तैयार हो। नेतृत्व ताज नहीं, जिम्मेदारी है। फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित नहीं है लेकिन इसमें मौजूद प्रेम भाव इसे खूबसूरत बना देता है। प्रेम परिपक्व है, जिम्मेदारी से जुड़ा है, त्याग से सस्ता है और बहुत ही सीमित लेकिन प्रभावी है। यह सब रोमांस दर्शकों को बहुत पसंद आया क्योंकि यह कहानी पर हावी नहीं होता बल्कि उसे और गहराई देता है। कुछ प्रेम कहानियाँ बोलती नहीं, दिल में महसूस होती है। लोगों को फिल्म इसलिए भी पसंद आई क्योंकि नायक बाहर से जितना मजबूत होता है, अंदर से उतना ही टूटता है। वो खुद से सवाल करता है, खुद को दोष देता है, कई बार मानने जैसा महसूस करता है, लेकिन फिर खड़ा होता है। दर्शक उसकी इस यात्रा से गहरा कनेक्ट बनाते हैं। जो अंदर से हारता है वही भाव सबसे बड़ा युद्ध बनता है। स्थानीय संस्कृतियों का स्पर्श तो फिल्म की दुनिया भले ही काल्पनिक हो लेकिन इसमें अलग अलग भारतीय संस्कृतियों का स्पर्श है। वस्त्र, वास्तुकला, युद्ध कौशल, संगीत, सुर, सामाजिक मूल्य। दर्शकों को लगा कि यह फिल्म उनकी जड़ों से जुड़ी है। सकारात्मकता तब खिलती है जब उसमें संस्कृति की महक हो। हर पीढ़ी के लिए संदेश। तो धुरंधर 2025 की खास बात यह है कि यह सभी आयु समूह को अलग अलग संदेश देती है। युवा, रिबेलियन और जिम्मेदारी, बुजुर्ग, बुद्धि और विवेक, महिलाएं, शक्ति और नेतृत्व, पुरुष, साहस और नैतिकता, बच्चे, सच्चाई का महत्व। यही कारण है कि यह फिल्म फैमिली वॉच भी बन गई। वॉइस क्लू। कुछ फिल्में सिर्फ पीढ़ियों को जोड़ देती हैं। दर्शकों की चर्चा और जुड़ाव। तो फिल्म के रिलीज के बाद भी एक बड़ी बात हुई। लोगों ने इसे लेकर चर्चा शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट, यूट्यूब पर वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर पर चर्चा, मीम्स और एडिट्स। चर्चा जितनी बढ़ती गई, फिल्म का प्रभाव उतना ही अधिक गहरा होता गया। जब कहानी दिल में उतर जाए तो लोग उसे बांटने लगते हैं। समग्र प्रभाव, एक संपूर्ण अनुभव। आखिर में लोग इस फिल्म को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यह एक पूर्ण अनुभव देती है। भावना, कहानी, संदेश, रोमांच, दृश्य, अभिनय, संगीत, निर्देशन, संघर्ष और आशा सब एक ही फिल्म में यहाँ पर मिलते हैं। सब एक ही पार्ट में यहाँ पर मिलते हैं। दर्शक थिएटर से यह सोचकर निकलते हैं कि ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती। धुरंधर 2025 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि यह अब एक अनुभव भी है। सामाजिक न्याय की कल्पना भी। तो आज की दुनिया में लोग न्याय चाहते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में उन्हें कई बार निराशा मिलती है। धुरंधर 2025 ने दर्शकों को एक कल्पना दी। यदि समाज में न्याय के लिए खड़े होने वाला कोई सच्चा योद्धा मिल जाए तो हालात बदल सकते हैं। ये इमेजिनेशन ऑफ जस्टिस दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। कभी कभी कल्पना ही वह जगह होती है जहां न्याय जीवित रहता है। फिल्म में सिर्फ संवाद ही नहीं, किरदारों की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती हैं। धुरंधर का मौन निर्णय, दिव्यांशी की आंखों से निकला साहस, युवराज का गहन विचार, जनता का मौन विरोध, या साइलेंट एक्टिंग दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है। वॉइस क्लू, कभी चुप्पी भी सबसे ऊंची आवाज़ होती है। फिल्म में हर कठिन पल के बाद एक छोटी सी उम्मीद चमकती है। दर्शक इस उम्मीद से जुड़े रहते हैं कि
क्योंकि वे जानते हैं कि घने अंधेरे के बाद ही सबसे चमकीला सवेरा होता है। उम्मीद वह चिंगारी है जो संघर्ष को अर्थ देती है। राजनीतिक संरचनाओं का वास्तविक चित्रण। तो फिल्म में दिखाया गया है कि राजनीतिक ढांचा काल्पनिक होते हुए भी बहुत ही अधिक वास्तविक महसूस होता है। सत्ता का भ्रष्ट होना, पद की भूख, लोगों का मौन और अंदरूनी जाले दर्शक इसे समाज से जोड़कर देखते हैं, इसलिए उन्हें ये कहानी बेहद ही प्रासंगिक लगती है। कहानी तब असर करती है जब वह वास्तविकता का आईना लगे। धुरंधर मानव आत्मा की दृढ़ता। तो धुरंधर का संघर्ष सिर्फ बाहरी ही नहीं, भीतर का संघर्ष भी उतना ही कठिन है। यह दर्शकों को दिखाता है कि मानव आत्मा कितना ही भी टूट जाए, लेकिन यदि उसमें विश्वास और सच्चाई बाकी हो तो कोई भी शक्ति उसे खत्म नहीं कर सकती। मानव आत्मा तब जागती है तो असंभव संभव बन जाते हैं। भावनात्मक संगीत का प्रभाव। तो फिल्म का बैकग्राउंड इसको दर्शकों के दिलों तक उतर जाते हैं। तनाव भरे दृश्यों में धड़कनें बढ़ जाती हैं। विजय के पलों में रोमांच पैदा होता है। भावनात्मक दृश्यों में आंखें नम हो जाती हैं। उम्मीद वाले पलों में दिल में गर्माहट आती है। यह संगीत दर्शकों की भावना को पकड़ लेता है। जब संगीत दिल की धड़कन से मेल खा जाए तो कहानी अमर हो जाती है। दर्शकों के भीतर एक छुपा नायक यहाँ पर जागता है। हर इंसान के भीतर एक नायक छुपा होता है जो अन्याय देखकर दुखी होता है, सच्चाई देखकर खुश होता है और बदलाव चाहता है। धुरंधर 2025 इस अंदर के नायक को जगाती है, इसलिए दर्शक भावनात्मक रूप से इससे जुड़ जाते हैं। हर दर्शक के दिल में एक धुरंधर होता है। दर्शकों का नाटकीय संतुलन। तो फिल्म में नाटक और यथार्थ के बीच बहुत ही अच्छा संतुलन है। कई अत्यधिक अतिशयोक्ति नहीं, कई अत्यधिक सरलता नहीं, सब कुछ नियंत्रित और संतुलित। यह कंट्रोल फिल्म को बहुत ही गंभीर और परिपक्व बनाता है। संतुलन ही कहानी की नींव है। दर्शक सिर्फ कानूनी न्याय नहीं चाहते, वे चाहते हैं भावनात्मक न्याय। फिल्म में जिसने दर्द दिया उसे परिणाम मिलता है, जिसने त्याग किया उसे सम्मान मिलता है और जिसने प्रेम दिया उसे अपनापन मिलता है, जिसने धोखा दिया उसका अंत मिलता है। ये भावनात्मक पूर्णता लोगों के दिल में सुख छोड़ती है। भावनात्मक संतुष्टि ही कहानी का सच्चा अंत होता है। फिल्म सिर्फ रोमांच नहीं देती बल्कि लोगों को प्रेरित भी करती है। सच्चाई के लिए खड़े हो, अन्याय के सामने मौन मत बनो। साहस और नैतिकता कभी कमजोर नहीं होते। जनता की एकता सबसे बड़ी शक्ति है। हार सिर्फ एक रास्ता है, अंत नहीं। यह प्रेरणा दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। प्रेरणा हर महान कहानी की पहचान है। दृश्य भाषा का जादू। तो फिल्म में कई जगह संवादों के बिना सिर्फ दृश्य से कहानी कहती है। तूफानी आसमान यानी कि सत्ता की उथल पुथल, टूटे हुए किले, जनता का दुख, सूर्य उदय, धुरंधर की वापसी और बारिश, परिवर्तन और शुद्धि। यह विजुअल लैंग्वेज दर्शकों को कहानी से भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। चित्र भी संवाद बोलते हैं, बस ध्यान से देखना पड़ता है। सम्मान और मूल्यों की लड़ाई। धुरंधर की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सम्मान और मूल्यों की है। दर्शक इस संदेश से प्रभावित होते हैं कि मूल्य समय से बड़े हैं और सम्मान जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। सम्मान वही पाता है जो मूल्य नहीं छोड़ता। विरोधियों की रणनीति भी बुद्धिमत्ता से भरी। तो धुरंधर का सामना सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग वालों से भी है। विरोधियों की रणनीतियाँ, उनकी चालें, भ्रम, विश्वासघात, प्रलोभन, राजनीतिक खेल, इन सब ने कहानी का तेज और भी अधिक दिलचस्प बनाया। रणनीति। जब दोनों
और हो, कहानी और भी शानदार बनती है। प्रशंसकों का भावनात्मक रिश्ता। तो रिलीज होने के बाद लोग इस फिल्म का हिस्सा बन गए। फैन आर्ट, वीडियो एडिट और डायलिंग रील्स, भावनात्मक रिव्यू, थिएटर रिएक्शन वीडियो, ये सामूहिक प्यार फिल्म को संस्कृति का हिस्सा बना देती है। जब दर्शक कहानी को अपनाए तो फिल्म विरासत बन जाती है। आखिरकार धुरंधर 2025 ने लोगों में इसलिए भी जगह बनाई क्योंकि उसमें संघर्ष है, भावना है, सत्य है, न्याय है, संदेश है, आशा है और सबसे बढ़कर इंसानियत है। यह फिल्म दर्शकों को याद दिलाती है यह फिल्म दर्शकों को याद दिलाती है कि आखिरकार यह फिल्म दर्शकों को याद दिलाती है कि हिम्मत, सच्चाई और एकता समाज का सबसे बड़ा हथियार है। और कुछ फिल्म हम देखते नहीं, हम उन्हें जीते हैं। लोग किसी भी फिल्म को तभी पसंद करते हैं जब वह उनके मनोविज्ञान के किसी हिस्से को सीधे छूती है। और धुरंधर 2025 ने दर्शकों को भीतर छुपे तीन बड़े मनोवैज्ञानिक बिंदुओं पर गहरा प्रभाव डाला। सुरक्षा की तलाश यानी कि प्रोटेक्टर आर्केटाइप। हर समाज में लोग एक ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो कमजोरों की रक्षा करे, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और दीवालों की तरह खड़ा रहे। धुरंधर का पात्र इसी प्रोटेक्टर आर्केटाइप को दर्शाता है, इसलिए दर्शक उन्हें हर संघर्ष, हर जोखिम और हर चीज़ से भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाते हैं। लोग खुद सत्य की भूख तो लोग खुद अपने जीवन में बहुत ढूंढ देखते हैं। अस्पष्टता, भ्रम, राजनीति, अनुचित निर्णय फिल्म में धुरंधर स्पष्ट रूप से सही दिखाए गए हैं, जो दर्शकों को ऐसा महसूस कराता है कि कम से कम कहानी की दुनिया में तो सत्य की जीत होती है। यह भावनात्मक राहत देता है। हीरो का विकास। तो दर्शक हमेशा ऐसे चरित्र को पसंद करते हैं जो शुरू में सिर्फ सैनिक हो और फिर जनता का रहबर और फिर राज्य के भविष्य की कुंजी और अंत में इतिहास में दर्ज होने वाला योद्धा बन जाए। धुरंधर की यह यात्रा लोगों को अपने जीवन के संघर्षों को याद दिलाती है, जैसे समय के साथ हम भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। फिल्म की कहानी का सामाजिक प्रभाव। तो धुरंधर 2025 की फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म नहीं है, इसमें समाज का एक दर्पण है। सत्ता का दुरुपयोग, मंत्री वर्जन और अग्निवेश की राजनीति दिखाती है कि सत्ता का गलत हाथों में जाना कैसे पूरे राज्य को खतरे में डाल सकता है। दर्शक इसे देखकर अपनी वास्तविक दुनिया से तुलना करते हैं और यह चीज़ फिल्म के संदेश को और भी अधिक प्रभावी बनाती है। जनता की शक्ति। तो फिल्म में कई बार जनता की शक्ति दिखाई जाती है जब वे मिलकर अत्याचार का अंत करने का फैसला लेते हैं। लोगों को यह सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि महसूस करते कि सामूहिक शक्ति ही वास्तविक न्याय ला सकती है। सही नेतृत्व की आवश्यकता। तो फिल्म ये बताती है कि नेता वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा है, नेता वो है जिसके पीछे लोग खड़े होकर होने को तैयार हैं। धुरंधर और युवराज की जोड़ी इस बात का उदाहरण है। निर्देशकों का भावनात्मक कनेक्शन। तो सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है भावनाएं और धुरंधर 2025 इस मामले में बेहद ही मजबूत साबित होती है। डर, आशा और जीत का चक्र। तो फिल्म दर्शकों को पहले डराती है, षड्यंत्र, विश्वासघात और साजिशें दिखाकर, फिर उन्हें आशा देती है या जब दिव्यांशी और धुरंधर की योजना बनती है, फिर उन्हें जीत दिखाती है जब अंत में न्याय स्थापित होता है। यह भावनात्मक यात्रा लोगों के मन में गहराई से बस जाती है। धुरंधर और उसकी माँ
संबंधों की मजबूती, धुरंधर और उसकी माँ, धुरंधर और दिव्यांशी, युवराज और जनता। हर रिश्ता फिल्म में भावनात्मक रूप से गढ़ा गया है। लोग इन रिश्तों को देखकर अपनी जिंदगी के रिश्ते से जुड़ जाते हैं। धैर्य की प्रेरणा तो फिल्म का संदेश है। सच्चाई शायद देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। इस संदेश ने लोगों के दिल को छू लिया। सिनेमाई भाषा जिसने दर्शकों को मोहित किया। किसी भी फिल्म की सफलता सिर्फ कहानी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी ये कहानी कैसे दिखाई गई है। कैमरा एंगल और विजुअल कहानी। फिल्म की शूटिंग में ऐसे एंगल लिए गए हैं जो दर्शकों को कहानी के बीच में खड़ा महसूस करते हैं। युद्ध दृश्य स्लो मोशन में, रणनीति वाले दृश्य क्लोजअप में और जनता के दृश्य वाइड एंगल में, तो इससे यह दृश्य ज़्यादा प्रभावशाली लगने लगता है। रंगों का इस्तेमाल तो फिल्म में रंगों का बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग किया गया है। अंधेरे हिस्से में धुंधले ग्रे टोन, रणनीति वाले दृश्यों में ब्लू और गोल्ड और विजय दृश्यों में तेज प्रकाश और चमकीले रंग दर्शकों के मनोभाव को निर्देशित करते हैं और यही कारण है कि फिल्म देखने के बाद दृश्य याद रहते हैं। बैकग्राउंड स्कोर तो धुरंधर का थीम म्यूजिक आज कई दर्शकों को रिंग टोन और वीडियो एडिट्स में दिखता है। क्यों? क्योंकि संगीत में शक्ति, रोमांच, डर और उम्मीद चारों का मिश्रण है। फिल्म ने फैंस में संस्कृति और गौरव को जगाया। लोग धुरंधर 2025 को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यह सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मान देती है। परंपरा का सम्मान तो फिल्म में दिखाए गए महलों के शिल्प, पोशाकें, हथियार और भाषा, साथ ही सभ्यता, सबने दर्शकों के भीतर संस्कृति के प्रति गर्व जगाया, अपने इतिहास की याद। यद्यपि कहानी काल्पनिक है, पर इसमें दर्शकों को यह गौरव याद आता है जो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में था। संस्कार और सिद्धांत। फिल्म बार बार बताती है कि ताकत का उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, अत्याचार के लिए नहीं। यह बात भारतीय दर्शकों को भावना से गहराई से मेल खाती है। इसके साथ ही यह मूवी लोगों को इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि इसके पीछे भी और कई रीज़न दिए गए हैं। धुरंधर के जैसे कुछ संवाद जिन्होंने दर्शकों को बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित किया। तो किसी भी शक्तिशाली फिल्म की पहचान उसके संवाद होते हैं। धुरंधर 2025 में कुछ ऐसे संवाद ऐसे हैं जो लोगों के दिल में सीधे उतर गए। साहस से जुड़े संवाद। धुरंधर जब संकट में फंसा होता है तो वह कहता है कि डर केवल उन रास्तों को रोकता है जिन्हें जीत ने खोला होता है। दर्शक इन संवाद से तुरंत जुड़ते हैं क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी डर का सामना करता है। न्याय और सत्य का संवाद। तो फिल्म का एक पसंद किया गया संवाद, झूठ थोड़ी देर चमक सकता है पर सत्य की रोशनी हमेशा के लिए होती है। यह लाइन दर्शकों को यह भरोसा दिलाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है लेकिन अंत में वह जीतता है। भक्ति और कर्तव्य के संवाद। तो धुरंधर की एक लाइन, एक कर्तव्य वह दीपक है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। इस प्रकार के संवादों ने फिल्म को न केवल मनोरंजक बल्कि प्रेरणादायक भी बनाया। धुरंधर का चरित्र क्यों इतना यादगार बना? तो धुरंधर का चरित्र सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वह दर्शकों के लिए एक आदर्श है। संतुलित व्यक्तित्व। तो वह न ज़्यादा भावुक है और न ही ज़्यादा कठोर, पर शांत रहते हुए भी निर्णय लेता है, पर जब न्याय की बात हो तो अडिग भी हो जाता है। यह संतुलन दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आया। धैर्य, संयम। धुरंधर हर कदम सोच समझकर उठाता है। दर्शक उसकी गुणवत्ता से बहुत अधिक प्रेरित हुए
क्योंकि आज के तेज तर्रार समय में धैर्य रखना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। निस्वार्थ नेतृत्व तो वह लड़ाई सिंहासन के लिए नहीं, राज्य की सुरक्षा के लिए भी लड़ता है। यह उसे लोगों की नज़रों में एक सच्चा नायक बना देता है। दिव्यांशी का योगदान और दर्शक प्रतिक्रिया। दिव्यांशी इस फिल्म का हृदय है। लोगों ने उसे इसलिए पसंद किया क्योंकि वह सिर्फ एक महिला पात्र नहीं, बल्कि कहानी की दिशा तय करने वाली शक्ति है। उसकी बुद्धिमत्ता, दिव्यांशी की रणनीतियाँ कहानी का मुख्य आधार है। उसकी सोच, शांति, तर्क और संतुलन से भरी हुई है। मजबूती और कोमलता का संतुलन। तो वह न सिर्फ बहादुर है, बल्कि संवेदनशील भी है, और उसके संवाद और भावनाएं दर्शकों पर गहरा असर डालते हैं। धुरंधर के साथ ताल में तो उनका संबंध किसी रोमांस की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि सम्मान और विश्वास का रिश्ता भी दर्शा गया। यह दर्शकों को अधिक परिपक्व और सौम्य लगा। युवराज का विकास और उसकी लोकप्रियता। तो युवराज की यात्रा फिल्म का छुपा हुआ रत्न है, एक भ्रमित राजकुमार से सच्चे नेता तक। शुरुआत में यह परिस्थितियां से अनजान होता है, पर धीरे धीरे वह अपने दायित्व को समझता भी है। जनता की आवाज़ सुनना, तो जनता की समस्याएं सुनता है, उनकी बातों पर कार्रवाई करता है, और इससे दर्शकों को वह एक सच्चा आदर्श नेता लगता है। धुरंधर और दिव्यांशी से सीख, तो उनका परिवर्तन दिखाता है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी महान बन सकता है। विरोधियों की ताकत और दर्शकों का आकर्षण। किसी भी महान कहानी को एक महान विरोधियों की आवश्यकता होती है। धुरंधर 2025 के दोनों मुख्य विरोधी मंत्रिव्रजन और अग्निवेश बहुत ही प्रभावशाली हैं। मंत्रिव्रजन की राजनीति उनकी चालक की वास्तविकता की राजनीति में मेल खाती है, इसलिए दर्शक उसकी योजनाओं को देखकर रोमांच और चिंता दोनों भी महसूस करते हैं। अग्निवेश की शारीरिक शक्ति। तो अग्निवेश का व्यक्तित्व और उसका तीखा व्यवहार दर्शकों को कहानी में तनाव बढ़ाने वाला लगता है। दोनों का गठजोड़, इन दोनों की जोड़ी कहानी में सबसे मजबूत बाधा बनती है, जो धुरंधर की जीत को और भी मार बना देती है। फिल्म में भावनात्मक दृश्य जो लोगों को छू गए। तो फिल्म में कई ऐसे क्षण हैं जो सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंचते हैं। धुरंधर और उसकी माँ का दृश्य, जब माँ उसे साहस देती है तो वह दृश्य कई दर्शकों को रुला देता है। दिव्यांशी का टूटना और फिर उठना, उसकी भावनाएं कहानी की गहराई दिखाती हैं। युवराज का जनता से माफ़ी मांगना, यह दृश्य दर्शकों को नेतृत्व का वास्तविक अर्थ सिखाता है। फिल्म का संगीत, भावना का आधार। संगीत किसी भी दृश्य की आत्मा होता है। उत्साह बढ़ाने वाले युद्ध गीत, युद्ध सदृश्य का संगीत दिल की धड़कन तेज कर देता है। भावनात्मक पलों का कोमल संगीत, तो इन पलों का संगीत दर्शकों को शांत करता है और कहानी से जोड़ता है। थीम म्यूजिक का प्रभाव। तो धुरंधर का मुख्य थीम इतना लोकप्रिय हो चुका है कि सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा है। फिल्म के सेट और प्रोडक्शन डिज़ाइन। तो फिल्म के सेट दर्शकों को एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। महल की विशालता, हर दीवार, हर गलियारा, हर प्रतीक इतिहास और कला का एहसास कराता है। गांवों और जंगलों का प्राकृतिक सौंदर्य। तो इन दृश्यों ने कहानी को वास्तविकता से जोड़ा। युद्ध भूमि और अखाड़ी डिटेलिंग इतनी बारीक है कि दर्शक खुद को वहां खड़ा महसूस करते हैं। दर्शकों का सांस्कृतिक जुड़ाव। तो फिल्म में दिखाए गए परंपराएं, त्योहार, लोकगीत, शस्त्र पूजा, इन सब ने दर्शकों को अपनी जड़ों से जोड़ दिया। लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति का भी उत्सव है।
सोशल मीडिया और फैनमेस का उछाल। फिल्म देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर झूम उठे। लाखों रील्स और एडिट्स फिल्म के संवाद और गानों पर रील वायरल होने लगी। फैन आर्ट और पोस्टर्स, तो आर्टिस्ट ने धुरंधर के पोस्टर, चित्र, डिजिटल आर्ट बनाई। चर्चा और बहस, तो स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और सिंबलिज्म पर लोगों ने यहाँ पर घंटों तक चर्चा भी की। और इससे इस फिल्म की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ गई। इसके साथ ही धुरंधर का आदर्शवाद और दर्शकों का आत्मसंबंध। तो धुरंधर का चरित्र आदर्शवाद का प्रतीक है। वह जो सोचता है वही करता है, वह जो कहता है उसी पर चलता है। दर्शक उसे देखकर महसूस करते हैं कि काश समाज में ऐसे लोग हो जब से सिद्धांतों से कभी न डगमगाए। आदर्शवाद की कमी इस दौर में बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। आज लोगों को वास्तविक दुनिया में, राजनीति में, समाज में, कामकाज में, रिश्तों में कहीं न कहीं आदर्शवाद की कमी दिखाई देती है। फिल्म धुरंधर जैसे चरित्र से वह कमी पूरी करती है। धुरंधर खुद को कहीं सत्य को बड़ा मानता है। धुरंधर खुद को नहीं बल्कि सत्य को बड़ा मानता है। वह बार बार साबित करता है कि व्यक्ति की नहीं, विचारों की जीत मायने रखती है। यही बात दर्शकों के मन में गहरी उतरती है। धुरंधर का नेतृत्व, तो यह फिल्म सिर्फ एक साहस ही नहीं बल्कि नेतृत्व की बारीकियां भी सिखाती है। टीम बनाना और सही लोगों को जोड़ना। धुरंधर हर काम अकेले नहीं करता, वह अपनी टीम पर भरोसा करता है। इससे दर्शक को सीख मिलती है कि नेतृत्व का अर्थ अकेला चमकना नहीं होता, दूसरों को भी चमकाना भी है। निर्णय लेने की क्षमता, तो दर्शकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। उसकी यह कला है कि वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत दिमाग से निर्णय लेता है। संकट में अवसर खोज लेना, युद्ध भूमि, महल, गांव, हर जगह धुरंधर मौके पहचान लेता है। यह आज की युवा पीढ़ी को रणनीतिक सोच सीखने में भी मदद करता है। दिव्यांशी की बुद्धिमत्ता और महिला सशक्तिकरण, तो इस फिल्म ने दिव्यांशी सिर्फ एक सहायक पात्र नहीं है बल्कि वह कहानी की दिशा तय करने वाली मुख्य शक्ति भी है। महिला पात्र को वास्तविक सम्मान, तो उसे सिर्फ सुंदरता और रोमांस तक ही सीमित नहीं किया गया बल्कि योजनाएं, रणनीतियाँ, भावनात्मक सामर्थ्य और राजनीतिक समझ, सब कुछ उसे बराबर का महत्व देता है। दूसरा कि दर्शक इसे प्रेरणा के रूप में देखते हैं। कई महिला दर्शकों ने इस बात को सराहा कि दिव्यांशी का रोल मजबूत और आत्मनिर्भर है। धुरंधर और दिव्यांशी का सम्मान आधारित संबंध, यह सबसे बड़ा कारण है कि लोग इस फिल्म को पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बंधन समानता पर आधारित है, न कि निर्भरता पर। युवराज सत्ता से सेवा की ओर की यात्रा, फिल्म में युवराज का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही प्रभावशाली है। शुरुआत में भ्रमित और डरा हुआ, वह राजनीति नहीं समझता, नहीं जिम्मेदारी और नहीं संकट का मतलब। धीरे धीरे दिव्यांशी और धुरंधर से सीखता है। वह देखता है कि असली नेतृत्व विनम्रता, सेवा, साहस और बुद्धिमानी पर आधारित होता है। जनता की उम्मीद बन जाना, तो अंत में वह एक सच्चा उत्तराधिकारी बनता है। दर्शकों को यह जर्नी ऑफ मैच्योरिटी बहुत ही अधिक पसंद आई है। विरोधियों का करिश्मा और जनता की प्रतिज्ञा, तो फिल्म के विरोधी सिर्फ बुरे नहीं हैं, वो बहुत ही चालाक, रणनीतिक और शक्तिशाली भी हैं। मंत्री व्रजन की तीक्ष्ण बुद्धि, तो उसका हर कदम जनता को चौंकाता है। लोग उसकी योजनाओं को देखकर फिल्म में और भी अधिक डूब जाते हैं। अग्निवेश की शक्तिशाली और शक्ति और वफादारी, तो वह मजबूत है पर उसकी प्रेरणा गलत दिशा में
गलत दिशा में है। अब ऐसे पात्र कहानी में संतुलन लाते हैं। बुराई का मजबूत होना अच्छाई को और चमकदार बनाता है। दर्शकों को धुरंधर की जीत इसलिए भी बड़ी लगती है क्योंकि उसके सामने चुनौती बड़ी है। फिल्म के सामाजिक संदेश जो लोगों को क्यों पसंद आए, तो धुरंधर 2025 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि सामाजिक संदेशों से भरी हुई फिल्म भी है। भ्रष्टाचार से लड़ाई तो फिल्म हमें दिखाती है कि सत्ता में बैठे कुछ लोग राज्य को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों को यह वास्तविक जैसा लगता है जनता की एकता की शक्ति। फिल्म को सबसे बड़ा संदेश यह है कि जनता एकजुट हो जाए तो अत्याचार का अंत निश्चित है। सत्य और शांति की रक्षा जरूरी है। धुरंधर बार बार कहता है कि सत्ता का मतलब डर नहीं सुरक्षा है। सिनेमैटिक तकनीकों ने फिल्म को कैसे बेहतरीन बना दिया, तो फिल्म में कई तकनीकी पहलुओं ने दर्शकों को प्रभावित किया। शानदार CGI, विजुअल्स, युद्ध दृश्य और मार के दृश्य इतने सुंदर है कि दर्शक उन्हें बार बार देखने को तैयार है। कैमरा मूवमेंट्स, ट्रैकिंग शॉट्स, वाइड शॉट्स और एरियल व्यूज ने कहानी को ग्रैंड फील दिया। साउंड डिजाइन, तलवारों की आवाज़ और घोड़ों की दौड़, युद्ध की गूंज, सब कुछ अत्यंत ही वास्तविक लगता है। फिल्म का चरमोत्कर्ष, भावनाओं और एक्शन का संतुलन, तो क्लाइमेक्स का वह जगह है जहाँ दर्शक सांसें रोक लेते हैं। धुरंधर का निर्णय शक्ति का उपयोग कब और कैसे, तो वह हिंसा तभी करता है जब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वह दर्शकों को उसकी नैतिकता का मूल्य सिखाता है। युवराज का खड़ा होना, तो क्लाइमेक्स में युवराज जनता को संबोधित करता है और उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास देखकर दर्शक भावुक हो जाते हैं। अंतिम टकराव, तो अग्निवेश से धुरंधर का आमना सामना फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा है। फिल्म की फिलॉसफी जिसने इसे कालजयी बनाया। धुरंधर 2025 में कई दार्शनिक बातें हैं जिन्होंने दर्शकों को गहराई से छुआ। अच्छाई और बुराई का संतुलन, फिल्म बताती है कि बुराई हमेशा शक्तिशाली लगती है और अच्छाई हमेशा स्थायी होती है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, तो धुरंधर की हर जीत संघर्ष के बाद आती है, जो जीवन का यथार्थ दिखाती है। सत्य सबसे बड़ी शक्ति है, तो यह फिल्म का केंद्रीय स्थान है। फिल्म का प्रभाव और दर्शकों की प्रतिक्रिया। दर्शकों ने फिल्म को बेहद ही प्यार किया और इसके कई कारण हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में रहती है। इसके दृश्य, संवाद और संगीत सब इतने प्रभावशाली कि लोग इसे भूल नहीं पाते। सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर चर्चा और फैन एडिट्स, वीडियो, निबंध, रिव्यू सब ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाई। परिवार के साथ देखने योग्य, तो कोई अनैतिक दृश्य नहीं है फिल्म में, कोई विवादित सामग्री नहीं, इसलिए दर्शक इसे परिवार के संग देख पाए। इसके साथ ही दर्शकों को फिल्म का थीम क्यों पसंद आया, तो दर्शकों के दिल में उतरने वाली किसी भी फिल्म की असली शक्ति उसका थीम होती है। धुरंधर 2025 ने अपनी कहानी को केवल एक मनोरंजक यात्रा तक बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसके अंदर कई भावनात्मक और सामाजिक परतें थी जिनसे दर्शकों ने खुद को जोड़ लिया। संघर्ष से सफलता का थीम, हर साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। फिल्म यह प्रेरणा देती है कि स्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान की हिम्मत और लगातार कोशिश उसे मंजिल तक पहुंचा ही देती है। का संदेश भारतीय दर्शकों को बहुत ही पसंद आता है क्योंकि हमारी संस्कृति को सोच से मेल खाता है। रिश्तों की अहमियत और परिवार ही असली ताकत है। कई दर्शकों ने सोशल मीडिया समीक्षा में लिखा कि फिल्म उन्हें अपने परिवार की याद दिलाती है। कहानी इस बात
बात को बार बार दोहराती है कि संघर्ष अकेले नहीं जीता जाता, पीछे खड़े लोग ही हमें बड़ा बनाते हैं। समाज में बदलाव लाने का संदेश तो फिल्म में दिखाया गया कि एक व्यक्ति समाज को बदलने की शुरुआत खुद से करता है। यह संदेश युवा दर्शकों को खास तौर पर प्रेरित करता है क्योंकि आज का युवा बदलाव चाहता है और यह फिल्म उसी भावना से जुड़ती है। दर्शकों को फिल्म का स्क्रीन प्ले क्यों पसंद है? तो दर्शकों ने फिल्म के स्क्रीन प्ले को तेज, इमोशनल, एंगेजिंग कहा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आइए गहराई से समझते हैं। तो हर सीन का उद्देश्य स्पष्ट था। कहानी भटकती नहीं है। हर सीन या तो किरदार को विकसित करता है या प्लॉट को आगे ले जाता है। लगातार बढ़ता हुआ तनाव तो फिल्म की एक खासियत यह भी थी कि इसका तनाव धीरे धीरे बढ़ता है। इमोशनल हाई पॉइंट, ट्विस्ट और कैरेक्टर रिवील सब कुछ सही टाइम पर रखा गया है। प्रिडिक्टेबल होते हुए सरप्राइजिंग। दर्शक सोचते कि शायद कहानी ऐसी जाएगी, लेकिन फिल्म उन उम्मीदों का उपयोग करती है और फिर उन्हें मोड़कर कुछ नया दिखाती है, और यही बैलेंस दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आता है। फिल्म के किरदार दर्शकों के दिल के करीब क्यों लगे? तो किसी भी फिल्म की सफलता का असली राज उसके किरदार होते हैं। यहाँ भी वही हुआ। दर्शकों ने किरदारों को बहुत ज़्यादा अधिक पसंद किया क्योंकि किरदार बेहद रिलेटेबल थे। हर किरदार के व्यक्तित्व में कोई ना कोई ऐसी बात थी जो हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है। किरदारों की ग्रोथ जर्नी दिखती है तो दर्शक उस कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं जिसकी यात्रा स्क्रीन पर साफ दिखने को मिले। यह फिल्म यही करती है। हर किरदार किसी न किसी रूप में बदला हुआ नजर आता है। खलनायक से बुरा नहीं था, वह लॉजिकल था। एक अच्छे विलन के लिए यह जरूरी है कि वह समझ में आए, और यहाँ ऐसा ही हुआ। विरोधी का मकसद कहानी में समझ जोड़ता है। फिल्म का संगीत, उसका बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को क्यों भाया? तो संगीत किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। संगीत कहानी में कहानी के साथ चलता है, उससे ओवर पावर नहीं करता। इमोशनल सीन हो या मोटिवेशनल, बीजीएम हर बार सीन की भावनाओं को और भी मजबूत बनाता है। हालांकि यहाँ गीतों के बोल कनेक्ट करते हैं। हालांकि कॉपीराइट की वजह से गीतों की लाइनें नहीं दी जा सकती, लेकिन दर्शकों को यह कहा गया कि गानों के बोल दिल को छू जाते हैं और कहानी की थीम को आगे बढ़ाते हैं। विविधता, इमोशनल, इंस्पिरेशनल और थ्रिलिंग टोन। फिल्म का संगीत एक ही मूड पर नहीं टिकता, यह दर्शकों को बहाकर ले जाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी लोगों को क्यों पसंद आई? तो विजुअल स्टोरी टेलिंग का शानदार उपयोग। कई दर्शकों ने कहा कि कुछ सीन तो दृश्य के कारण ही याद रह जाते हैं, यानी कहानी सिर्फ संवादों से नहीं बल्कि उसका फ्रेमिंग, कलर्स और कैमरा एंगल से भी कही गई। रियल लाइफ लोकेशन और प्रामाणिक माहौल। फिल्म में कई लोकेशन ऐसे हैं जो आम जगह से उठाकर असाधारण दिखाई गई हैं। दर्शक को लगता है कि वह खुद भी उस दुनिया का हिस्सा है। दर्शक को लगता है कि वह भी उस कहानी का दुनिया का हिस्सा है। फिल्म के ट्विस्ट क्यों पसंद आए? दर्शक को लगता है कि वे कहानी समझ चुके हैं और तभी कहानी उन्हें चौंका भी देती है, लेकिन ये ट्वीट मजबूरी में नहीं डाले गए हैं बल्कि लॉजिक और प्लॉट से जुड़े हैं। बड़े कहानी की दिशा बदलते हैं। यह फिल्म अपने छोटे छोटे ट्विस्ट भावनात्मक प्रभाव बढ़ाते हैं। कुछ ट्विस्ट सिर्फ भावनाएं बढ़ाने के लिए होते हैं, ये दर्शक को बांधे रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को इतना अच्छा क्यों लगा? तो किसी भी फिल्म को पसंद करने का सबसे बड़ा कारण उसका क्लाइमैक्स होता है। यहाँ पर क्लाइमैक्स भावनात्मक है, संतोषजनक है और कैरेक्टर्स की जर्नी को पूरा भी करता है, और दर्शकों को लगा कि यही अंत होना चाहिए था, और यही सबसे बड़ा कारण है उनकी संतुष्टि का।